जिस साल माता पिता गुजरे हमारी पारिवारिक कंपनी डूबने की कगार पर थी। मैंने विन से तब नाता तोड़ लिया जब वह सबसे बुरे दौर में थी। 5 साल बाद उसकी कंपनी पब्लिक हो गई। उसने कर दिखाया। वह ऐसी शख्सियत बन गई जिसे सब सम्मान से देखते थे। सीईओ विन। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वह सबसे ज्यादा आभारी किसकी है तो उसकी आंखें ठंडी थीं। आवाज में तिरस्कार था। वो भाई जिसने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। असल में नहीं, वह अब मेरा भाई नहीं है। वह कैसा है? रिपोर्टर ने सीईओ विन के भाई की तलाश शुरू की। 10 मिलियन का इनाम था, पर उन्हें मैं कभी नहीं मिला। उन्हें बस मेरी वो डायरी मिली जो मैंने मरने से पहले लिखी थी। जब रिपोर्टर ने उसे विन को दिया, वह सन्न रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे और फिर अगले ही पल उसने उसे कचरे में फेंक दिया। क्या यह नियान का कोई नया नाटक है या रेटिंग्स के लिए तुमने यह सब रचा है? रिपोर्टर ने सिर हिलाया और सावधानी से मेरी डायरी उठाई। यह वाकई आपके भाई की डायरी है जो उसने मरने से पहले लिखी थी। जहां तक उसकी देह की बात है, उसे पहले ही जला दिया गया है। दावा करने वाला कोई नहीं था तो श्मशान ने सब संभाल लिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, विन गुस्से में उठ खड़ी हुई। यह मत सोचना कि उसकी इस हरकत से मैं उसे माफ कर दूंगी। नियान से जाकर कह दो, अब मेरा एक और भाई है। नियान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मर भी गया हो तो भी मुझे परवाह नहीं। रिपोर्टर हिचकिचाया। तो आप चाहती हैं कि हम इस डायरी का क्या करें? विन ने एक ठंडी हंसी हंसी। इसे पढ़ो, देखना है कि वो कितनी अच्छी तरह झूठ बोल सकता है। प्रिय डायरी, नमस्ते। अब से अपना ख्याल रखना। मेरे पास बस तुम ही बचे हो। तुम्हें बताता हूँ, आज जब मैं अपने परिवार के दिए तोहफों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, विन ने मुझे पकड़ लिया। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था, बस चुपचाप निकल जाना चाहता था, पर वह मानने वाली नहीं थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रुकने की मिन्नतें की। कहा कि मैं ही उसका इकलौता परिवार हूँ। मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया, पर मैंने चेहरा सख्त रखा और उसे धकेल दिया। कंपनी दिवालिया हो चुकी है। क्या तुम अब भी मुझे वो मोटरसाइकिल मॉडल खरीद कर दे सकती हो? मैं पानी की तरह पैसे बहाता हूँ। क्या तुम मुझे पाल भी सकती हो? तुम्हारे साथ हर रोज पाई पाई जोड़ने से बेहतर है कि मैं किसी अमीर औरत को ढूंढ लूं, और मैं ऐसी एक को जानता था। विन घबरा गई। उसने पूछा कि वह कौन है। कहा कि किसी के झांसे में मत आना, और कसम खाई कि वह और कड़ी मेहनत करेगी, ज्यादा पैसे कमाएगी और मुझे वो रईस वाली जिंदगी वापस देगी। पर पता है मैंने क्या कहा? मैं ठगा जाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या? अगर तुम सक्षम हो, अगर मेरा खर्च उठा सकती हो, तो मैं तुम्हारा वही अच्छा छोटा भाई बना रहूंगा। मैं घर आ जाऊंगा, पर तुम्हारे पास पैसे कब होंगे? विन जैसी अहंकारी इंसान। उसने मुझे रोकने के लिए घुटने टेक दिए। दिल तोड़ने वाला है ना? मैंने मुंह फेर लिया। जब वह देख नहीं रही थी, मैंने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। फिर मैंने उसे तमाचा जड़ दिया। मैंने कहा, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे भविष्य की राह में आना बंद करो। यहां तक कि उससे सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। उस तमाचे ने विन को सन्न कर दिया। वह जड़वत खड़ी रही, लाचारी से मुझे अपना सामान ले जाते हुए देखती रही। मुझे माफ करना विन, वाकई बहुत चोट पहुंची होगी। यह पन्ना पढ़ने के बाद रिपोर्टर लिन ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि सीईओ विन अपने भाई पर इतनी निर्भर थी, पर कैमरा विन की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। पत्थर की तरह ठंडी वह हल्के से बोली, मुझे पछतावा है कि मैं उसके लिए इतनी अच्छी थी। मैंने एक एहसान फरामोश कुत्ता पाला। प्रिय डायरी, मैं वापस आ गया हूँ। आज मैं और जांच करवाने के लिए दूसरे अस्पताल गया। काश पहली रिपोर्ट गलत होती, तब मैं वापस जाकर विन से माफी मांग पाता। मुझे बस अपना अभिमान त्यागना पड़ता और वह मुझे पहले की तरह माफ कर देती। पर जिंदगी में करिश्मे नहीं होते। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से मुझे देखा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यह लिवर का आखिरी स्टेज का कैंसर है। तुम्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होना होगा। मुझे पूरा तो समझ नहीं आया, पर मौत के डर ने मुझे रुला दिया। मैं सिर्फ 18 साल का था। डॉक्टर ने मुझे तरस भरी नजरों से देखा और भर्ती फॉर्म दिया। मैं बिलिंग काउंटर पर गया, एक नजर डाली और चुपके से अस्पताल से खिसक गया। ठीक है, विन का बैंक कार्ड मेरे अकाउंट से लिंक था। उसे पैसे बचा लेने दो। वैसे भी मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। जो उसने इतनी मेहनत से कमाए, उन्हें क्यों बर्बाद करूं? ठेकेदार के पैसे लेकर भागने के बाद उनका कंस्ट्रक्शन डील टूट गया। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। माता पिता पर भारी दबाव का पहाड़ टूट पड़ा, और एक बिजनेस डिनर के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ और दोनों मर गए। सब कुछ विन के कंधों पर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कर्जदार घर पर आए, घर का एक एक सामान ले गए, और विन ने मेरी विदेश की पढ़ाई के लिए लाखों बचाने के लिए उन लोगों के आगे घुटने टेक दिए। पर अंत में बैंक ने सब कुर्क कर लिया। कर्ज चुकाने के लिए विन ने सबसे उधार लिया। इतना पिया कि उसके पेट से खून बहने लगा और वह अस्पताल पहुंच गई। पर उसके पास ठीक होने का समय नहीं था, न ही पैसे। जैसे ही उसे होश आया, उसने डिस्चार्ज लिया और क्लाइंट्स के पीछे भागने लगी। मदद के लिए हर किसी के आगे हाथ फैलाए, अपनी गरिमा खो दी। मैंने रोकर उसे आराम करने के लिए कहा। वह कहती थी वो लोहे की बनी है, उसे कुछ नहीं होगा। क्या वह नादान नहीं थी? मैं उसका बोझ हल्का करना चाहता था। मैं विन से कहना चाहता था, मुझे विदेश नहीं पढ़ना। मैं अब वो बिगड़ा हुआ रईस नहीं था। मैं सब कुछ दे सकता था, पार्ट टाइम काम करके उसकी देखभाल कर सकता था। पर उसी पल मुझे सबसे महंगी बीमारी हो गई। प्रिय डायरी, क्या तुम्हें भी लगता है मैं बेकार हूँ? रिपोर्टर लिन की आंखें नम हैं।
लगता है तुम्हारे भाई के पास दूर जाने की वाकई एक ठोस वजह थी। इतनी कम उम्र में लिवर कैंसर, कितना दुखद है। विन ठंडी हंसी हंसती है। काफी अच्छा सहानुभूति नाटक है। रिपोर्टर लिन, उसके झांसे में मत आओ। नियान हमेशा से एक माहिर झूठा रहा है। बचपन में उसने स्कूल न जाने के लिए मोच का नाटक किया था। पूरा परिवार घबराकर उसे अस्पताल ले गया था। उसकी एक्टिंग हमेशा से शानदार रही है। शायद पिछली रात मैं फिर नहीं सो पाया। इसलिए नहीं कि मैं सोना नहीं चाहता था, बल्कि दर्द ने सोने ही नहीं दिया। बीमारी बढ़ रही है। दर्द निवारक दवाओं के बिना मैं दिन गुजार नहीं सकता। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी कुछ ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने किराया नहीं भरा तो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। अब मैं वो अनुभव करने वाला हूँ जिसे विन और मैं पुल के नीचे सोना कहते थे। मुझे पुराने मार्शल आर्ट उपन्यासों में ये बहुत कूल लगता था। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे डर लग रहा है। पैसे न बचे तो मेरे पास माता पिता के दिए तोहफों को ऑनलाइन बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये उन चंद चीजों में से थे जो मैं अपने साथ लाया था। लेकिन जब लोगों ने खरीदने के लिए मैसेज किया तो मैंने मना करने का बहाना ढूंढ लिया। सच तो ये है, मैं उन्हें बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंत में दर्द और भूख से बेहाल मैंने कार्ड से 500 निकाले। विन, मुझे माफ करना, मैंने फिर तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए। गरीबी ने मेरी चूजी खाने की आदत ठीक कर दी। जब मैं भूख से बेहोश होने वाला था, मैंने कचरे से एक गंदा बासी बन उठाया और खा लिया। सच कहूं तो बुरा नहीं था। गरीबी वाकई रईस वाली जिंदगी का इलाज है। मैंने बाजार से बन और पानी की बोतल खरीदी और फार्मेसी से दर्द की दवाएं। बाकी मैंने बचा लिए। मेरे टीचर का फिर फोन आया। उन्होंने पढ़ाई जारी रखने को कहा। मेरे जैसे ग्रेड वाले इंसान को यूं गायब नहीं होना चाहिए। मुझे डर था कि वह विन से संपर्क करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूं। पर उन्होंने फिर भी विन को फोन कर दिया। उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज सख्त थी। नियान, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते। मुझे परवाह नहीं कि तुम किस औरत के साथ चिपक गए हो, पर सिर्फ उसके लिए अपनी उस पढ़ाई को मत फेंको जिस पर तुम्हें हमेशा गर्व था। क्या यही वो इंसान है जिसे मम्मी पापा ने पाला? उसे फोन किए 10 दिन हो चुके थे, पर ऐसा लगा जैसे आधी जिंदगी बीत गई हो। मैंने अपना मुंह हाथ से दबा लिया ताकि सुबकियां बाहर ना आए। आंसू फिर भी बह गए। विन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। दूसरी तरफ धैर्य खोते हुए उसने एक आखिरी बात जोड़ी। यह शोर मत मचाओ वरना मैं सच में तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगी। उसने फोन काट दिया। मैं बहुत देर तक रोया। प्रिय डायरी, मैं विन को ब्लॉक करने वाला हूँ। कल मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर दूंगा। रिपोर्टर लिन ने गौर किया कि विन का ध्यान भटका हुआ है। वह चुपचाप अपनी आंखें पोंछता है और पन्ना पलटता है। प्रिय डायरी, मैंने घर बदल लिया है। पुरानी जगह एक रात के 50 बहुत महंगे थे। मैं पूरा दिन शहर में भटकता रहा जब तक मुझे दक्षिणी इलाके के एक शांत मोहल्ले में कमरा नहीं मिला। एक रात के 30 कमरे में 4 बिस्तर हैं। मेरे सामने एक अजीब सा बूढ़ा आदमी है। एक नजर देखते ही मुझे उससे डर लगने लगा। मैंने पास की औरत को शुक्रगुजार नजरों से देखा। वह मेरे नीचे वाले बंक पर है। उसका नाम सनी है। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। वह वाकई अच्छी है। उस रात मैंने दवा ली और चैन से सो गया। मुझे एक सपना आया। उसमें मम्मी और पापा मुझे और विन को डिज्नीलैंड ले गए थे, यह जानते हुए कि मुझे आयरन मैन पसंद है। विन ने घंटों मेरे लिए लाइन में इंतजार किया। जब वह आगे पहुंची, उसने मेरा नाम पुकारा और मुझे आयरन मैन परफॉर्मर के सामने धक्का दिया। मैं आखिरकार अपने हीरो से मिल पाया और एक फोटो ली। मैं इतना खिलखिलाकर हंस रहा था कि मेरी आंखें बंद हो गई थीं। मम्मी, पापा और विन पास से खुशी खुशी देख रहे थे। पर फोटो के बाद जब मैंने मुड़कर देखा, वे सब गायब थे। चमकदार आसमान बिना चेतावनी अंधेरा हो गया। मैं घबरा गया और हर जगह ढूंढा, पर वे नहीं मिले। मैं पसीने से तरबतर होकर हड़बड़ा कर जाग गया। सनी मुझे चिंता से देख रही थी। क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। सनी ने पूछा कि मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ। मैंने उसे सब बता दिया। पता नहीं क्यों, बस उस पर भरोसा हो गया। जब मैं चुप हुआ, उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहें बहुत गर्म थीं। सनी ने बताया कि वह एक अनाथ थी। गोद लिए जाने के बाद उसके पालक पिता ने उसे प्रताड़ित किया। वह सह नहीं पाई और भाग गई। वह अपने शुरुआती किशोरावस्था से अकेले रह रही थी, जिससे उसने खुद को बचाने के बहुत से तरीके सीख लिए थे। तुम जैसे आदमी को मेरी जरूरत है, उसने कहा। सनी ने मुझे पैसे बचाने की बहुत तरकीबें सिखाई, जैसे सुपरमार्केट जाकर एक्सपायरी डेट वाली चीजें ढूंढना। कुछ स्टोर छोटे रिफंड दे देते हैं। बाकी पैसे तो नहीं देंगे, पर एक्सपायर्ड खाना मुफ्त में दे देंगे। उसने मुझे बाजार से फेंकी हुई सब्जियां उठाना सिखाया। सड़ा हुआ हिस्सा काटकर उन्हें उबालना पेट भरने के लिए काफी था। सनी मुझे पार्ट टाइम काम के लिए भी साथ ले गई। एक दोपहर में हमने 60 कमाए उस पैसे को पकड़कर। मुझे पहली बार लगा कि मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं। मैंने सोचा, अगर मैं रोज इतना कमा सकूं तो अपने जाने के बाद कुछ पीछे छोड़ सकूंगा। यह सोचकर मैं जोर से हंस पड़ा। सनी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। तुमने 60 कमाए और इतने खुश हो? उसने मेरे माथे पर टपली मारी। तुम में वाकई कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सामने वाले उस अजीब आदमी पर नजर रखने के अलावा हमें नहाने और सोने की जल्दी रहती थी, क्योंकि वहां रात 10 बजे बिजली और पानी कट जाता था। यहाँ रहना वाकई खुशहाल था। बत्तियां जाने वाली हैं। शुभ रात्रि।
रिपोर्टर लिन ने गौर किया कि जब वह अजीब आदमी वाला हिस्सा पढ़ता है तो ठंडी सीईओ विन भी चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसे अचंभा हुआ, शायद विन अपने भाई से उतनी नफरत नहीं करती जितना दिखाती है। पर एक पल बाद उसने खुद से कहा कि यह शायद उसका वहम ही होगा। वह पन्ना पलटता है और पढ़ना जारी रखता है। प्रिय डायरी, मैं यहां से भी चला गया। सनी ने मुझे कल खून खांसते देखा। उसके पास अपनी कोई बचत नहीं थी, फिर भी उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद की। मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, बस यही कहा कि परिवार से अनबन हो गई है, पर मैं उससे छिप नहीं सका। शायद मैं सच में शापित हूं। मैं विन को नीचे नहीं खींचना चाहता, और निश्चित रूप से इस बहादुर नेक दिल औरत को भी नहीं जिसे मैं अभी मिला हूं। उसने एक बार बताया था कि वह अपने ऑटो रिपेयर शॉप खोलने के लिए बचत कर रही है ताकि अपना एक घर हो। मैं तुम्हारी उम्र के किसी इंसान को मरने नहीं दूंगी, उसने जिद में कहा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, पर दिल में मैं पहले ही विदाई ले चुका था। अगली सुबह मैं चुपचाप निकल गया, मेरे पास जो कुछ था उसे लेकर। मैं उखड़ू बैठा यह लिख रहा हूं और मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। एक सेकंड आराम कर लूं। ठीक है, शरीर अब तेजी से जवाब दे रहा है। मैंने खून खांसना शुरू कर दिया है। मैं उसे रोक नहीं सका। राहगीर मुझे हैरान होकर देख रहे थे, पीछे हट रहे थे, इशारा करके फुसफुसा रहे थे। मैं सिमट गया और सिर उठाने में मुझे काफी देर लगी। तभी मैंने देखा कि डायरी पर खून के छींटे पड़ गए थे। मैंने साफ करने की कोशिश की, पर दाग और फैल गया। मुझे माफ करना प्रिय डायरी, तुम्हें गंदा कर दिया। मेरा मतलब वो नहीं था। दर्द बस हावी हो जाता है। जब मैं वहां बैठकर रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत आई और मेरे हाथों में कुछ पैसे थमा दिए। मैंने मना करने की कितनी कोशिश की, उसने बस पैसे गिराए और चली गई। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया। वह अपने पति के साथ थी जो विकलांग था। उसने अपनी बाहों में एक छोटा बच्चा पकड़ा था। उसने अपने बालों की लट कान के पीछे की, बच्चे के गाल चूमे और वापस फल बेचने लगी। मैं लंबे समय तक देखता रहा, जब तक अंधेरा हुआ। आधा शरीर ठंड से सुन्न हो गया था। उसके आधे से ज्यादा फल अभी भी बिना बिके थे। उसने आह भरी। पति ने सांत्वना के कुछ शब्द कहे। दोनों पैक करने लगे। बच्चे को पास की टोकरी में लिटा दिया। मैंने अपनी टोपी नीचे की और जल्दी से पास गया, और जब वह देख नहीं रही थी, मैंने पैसे बच्चे के कपड़ों में डाल दिए। बुरा लेखन नहीं है, मैं लगभग भावुक हो ही गया था। उसके स्पॉन्सर ने पैसे बंद कर दिए, तो अब वह पैसों के लिए फिक्शन लिख रहा है। रिपोर्टर लिन, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई दयनीय हूं। यहाँ बैठकर ये वक्त बर्बाद करना। अगर वह मुझसे डरकर मरने का नाटक कर रहा है, तो मैं भी यही मान लूंगी कि वो मर चुका है। यह कहकर विन उठ खड़ी हुई और पीछे मुड़े बिना बाहर निकल गई। इंटरव्यू खत्म हो गया था, पर एपिसोड वायरल हो गया। किसी ने रिकॉर्ड निकाले जिससे पता चला कि 5 साल पहले भाई से नाता तोड़ने के बाद विन नियमित रूप से थेरेपी क्लिनिक जा रही थी। लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि माता पिता के खोने और भाई के कथित धोखे ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया था। कंपनी ठीक होने पर उसने एक और भाई गोद ले लिया था, और डायरी ने ऑनलाइन तीखी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने नियान की आलोचना की कि उसने पैसों के लिए बहन का साथ छोड़ा, उसे दिवालियापन के दौर में अकेला छोड़ दिया, और उस पर जो मानसिक दबाव पड़ा उसके लिए दोषी ठहराया। अब जब वह सफल है तो वह विक्टिम बनकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि ऐसी डायरी भी लिख रहा है। बेचारा विन के पास पहले से एक नया भाई है। अफवाह है कि उसने उसके 18वें जन्मदिन पर पूरा अम्यूजमेंट पार्क बुक कर लिया था और एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी। वह सिर पर बिठा कर रखा गया था, पर दूसरे लोग इतने आश्वस्त नहीं थे। शायद कहानी में कुछ और भी है। यह डायरी बहुत सच्ची लग रही है। इसमें जो भाव हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि जिसने ये लिखा है वो बस पैसों का भूखा था। लोग चाहे जो भी सोचते हों, हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि नियान की डायरी में आगे क्या हुआ। रेटिंग्स की भूख में स्टेशन ने जीत से फिर संपर्क किया और पूछा कि क्या वह डायरी को सार्वजनिक करने की अनुमति देगी। यह बदकिस्मती थी या वाकई बेरुखी, कोई नहीं कह सकता था। लेनी ने जीत का जवाब दिया। डायरी स्टेशन को सौंप दी गई थी, और इसे जारी करना है या नष्ट करना, इस पर उसकी कोई राय नहीं थी। लेनी ने आगे कहा कि उसने एक बात साफ कर दी थी, उसका सिर्फ एक भाई है और उसका नाम तुम हो। ऑनलाइन कुछ लोगों को यह बहुत पसंद आया। देखते हैं कि क्या इयान अब भी अपना नाटक जारी रखता है, जब उसे परवाह ही नहीं। हरी झंडी मिलते ही स्टेशन ने नियन की मौत से पहले की डायरी नाम से लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। रिपोर्टर लिन स्क्रीन पर दिखाई दी। चेहरे पर गंभीरता थी। आप सभी की तरह मैंने भी यह डायरी पहले नहीं पढ़ी है। सीईओ जीत की अनुमति से मैं आज इसे आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। कृपया कमेंट्स में दया बनाए रखें। लाखों लोग एक पल में स्ट्रीम पर उमड़ पड़े, और 1 मिनट के भीतर यह 10 लाख के पार पहुंच गया। हर एक दर्शक रिपोर्टर लिन के उस डायरी को खोलने का इंतजार कर रहा है। इस बीच जीत के ऑफिस में लेनी जीत को एक अजीब भाव से देखती हैं। लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार बोल पड़ती है। सीईओ जीत, प्रसारण शुरू हो रहा है। जीत ने ऊपर नहीं देखा। मैंने कहा मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना। रिपोर्टर लिन ने एक लंबी गहरी सांस ली और डायरी खोली। प्रिय डायरी, आज मुझे एक कुत्ता मिला। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन यह अपना घायल पैर घसीटते हुए मेरे पीछे आ रहा था, धीरे धीरे कुनमुना रहा था।
मैं जानती थी कि मैं उसकी देखभाल करने की हालत में नहीं हूं, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गई। लेकिन 2 कदम बाद ही मैं पीछे मुड़ गई। जैसे ही मैंने उसे उठाया, छोटे पीले कुत्ते की आंखें चमक उठीं। उसने मेरी हथेली को बार बार चाटा। मैंने एक आह भरी। उसे साफ पता था कि मैं कमजोर दिल हूं। मैंने उसका नाम लकी रखा, यह सोचकर कि शायद उसे लंबी और खुशहाल जिंदगी मिले और वह मेरी तरह ना हो जाए। मैं उसे वेटनरी क्लिनिक ले गई। सिर्फ जांच की फीस ने मुझे कंगाल कर दिया। सर्जरी का खर्चा 2000 आता। इसके बिना लकी मर जाएगा। मैंने अपनी बाहों में लकी की ओर देखा और डॉक्टर से सावधानी से पूछा, क्या मैं इसे कुछ दिनों बाद ला सकती हूँ? और देरी नहीं हो सकती। कल तक का समय था। मैं लकी को पकड़े सुध-बुध खोए क्लिनिक से बाहर निकली और सड़क के किनारे बैठ गई। मैंने उससे बात की। तुम कितने मूर्ख हो, इतने अमीर लोगों के रहते तुम्हें मैं मिली जो लगभग मरने वाली है। अकेलेपन को तो मैं स्वीकार कर सकती थी, लेकिन मैं पूरी तरह बर्बाद भी हूँ। मैं 2000 कहां से लाऊंगी? कुत्ते को एक शब्द भी समझ नहीं आया। वह बस खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा था। घर मिल जाने का जश्न मना रहा था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं एटीएम गई, हिचकिचाते हुए खड़ी रही और 2000 निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। पिछली बार जीत, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रही हूँ। लेकिन कार्ड ब्लॉक था। जीत ने उसे बंद कर दिया था। मेरा दिल डूब गया। सही तो था ना? मैंने ही कहा था कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसके पास मेरे लिए पैसे खर्च करने का कोई कारण नहीं था। मेरा जीत से संपर्क करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूर थी। लकी की खातिर मैंने उसका नंबर अनब्लॉक किया और कॉल किया। फोन बजता रहा। मुझे लगा वह नहीं उठाएगी। तभी उसने ठंडे लहजे में फोन उठाया। क्या इरादा बदल गया? तुमने मुझे ब्लॉक किया और अब खुद कॉल कर रही हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, या फिर पैसे खत्म हो गए? उसके हर शब्द ने मुझे बोलने से पहले ही चोट पहुंचाई। मैं बस फोन काटना चाहती थी, लेकिन लकी मेरी बाहों में था, मुझे याद दिला रहा था। मुझे 2000 भेज दो। जीत एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर चुपचाप गुस्से में बोली, तुम इतनी देर तक मुझे कॉल नहीं करती। तुम यह भी नहीं पूछती कि मैं खा रही हूं या नहीं, ठीक से सो रही हूं या नहीं, या क्या तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें बस पैसे चाहिए, बस यही है ना? मैंने अपने होंठ दबा लिए। गले में नमक और तांबे जैसा स्वाद उभर आया। मैंने उसे अंदर दबाया और सपाट स्वर में जवाब दिया, हाँ। जीत का गला जैसे रुंध गया। तो ठीक है, पैसे चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। खुश अब? मुझे कभी तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। नियन, सच में तुम्हारा कोई दिल नहीं है। आज से हम भाई बहन नहीं रहे। उसने फोन काट दिया। मैं खुद को संभाल नहीं सकी। मैं झुक गई और उल्टियां करने लगी। लकी को पकड़े हुए बहुत सारा खून था। अंधेरे फुटपाथ पर पता भी नहीं चल रहा था। लकी बहुत डरा हुआ था, कुनमुना रहा था और बार बार मेरा चेहरा चाट रहा था। मैंने उसे धीरे से सहलाया। दर्द तो था, लेकिन मैं दर्द से सुन्न हो रही थी। सीने की कसक ज्यादा बुरी थी। मैंने फोन चेक किया। जीत ने 20,000 भेजे थे। जब मैंने फालतू पैसे वापस भेजने की कोशिश की तो पता चला उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं लकी को पकड़े घंटों रोती रही। मुझे तभी पता चल गया कि जीत ने मुझसे वाकई नाता तोड़ लिया है। मैं चाहती थी कि वह मुझे भूल जाए, मुझसे रिश्ता काट ले, लेकिन अब जब उसने वाकई ऐसा कर दिया था तो दुख से मेरा दम घुट रहा था। लकी, अब मेरा कोई घर नहीं बचा। लाइव कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। यह इतना गहरा असर क्यों कर रहा है? भले ही यह लड़का नाटक कर रहा हो, कहानी दिल तोड़ देने वाली है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। आगे बताओ, लकी का क्या हुआ? कुत्ता बोल नहीं सकता। वह बस घर मिलने का जश्न मना रहा है। सही बात है। अब तक कुछ लोग अभी भी मुझे फ्रॉड कह रहे थे। सहानुभूति के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले यह सागर में एक बूंद के बराबर था। ऐसा लग रहा था कि अब सबको लकी की किस्मत की ज्यादा परवाह थी। कमेंट से प्रेरित होकर रिपोर्टर लिन ने खुद को संभाला और पन्ना पलटा। प्रिय डायरी, बहुत दिन हो गए। खुशखबरी, लकी की सर्जरी हो गई। यह अब स्वस्थ है। बस एक ही बात है, लकी बहुत ज्यादा चिपका रहता है। मैं जहां भी जाती हूँ यह पीछे पीछे आता है। मैं सोती हूँ तो यह मेरे पैरों के पास दुबक जाता है। बुरी खबर, मेरी बीमारी और बिगड़ गई है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय बचा है, शायद 1 महीने से भी कम। जब मैं फार्मेसी में भारी मात्रा में पेन किलर खरीदने जाती हूँ तो स्टाफ मुझे शक से देखता है, जैसे उन्हें लगता है कि मैं नशेड़ी हूँ। गनीमत है मेरे पास अभी भी मेडिकल रिपोर्ट है। थोड़ी मिन्नतें अक्सर उन्हें नरम कर देती हैं, लेकिन पेन किलर का असर कम हो रहा है। बस सोने के लिए मुझे और ज्यादा दवा लेनी पड़ती है। कल जब मैं पर्चे बांट रही थी, अचानक सड़क पर गिर पड़ी। लकी बहुत डर गया, मेरा चेहरा चाट रहा था, जोर जोर से भौंक रहा था, जब तक कि एक नेक अजनबी मुझे अस्पताल नहीं ले गया। जब मैंने हिसाब लगाया तो मुझे न सिर्फ पार्ट टाइम नौकरी की उस दिन की कमाई गंवानी पड़ी, बल्कि मैंने अपनी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च कर दिया। तुम्हें तुरंत भर्ती होने की जरूरत है। हमें तुम्हारे परिवार से संपर्क करना होगा। इस रफ्तार से तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसे जरूरत भी नहीं थी। मैंने स्पष्ट जवाब दिया, जल्दी से वहां से निकल गई। अस्पताल में रहना मेरे बस का नहीं, बहुत महंगा है। प्रवेश द्वार के बाहर मुझे लकी मिला। मुझे देखते ही वह दौड़ पड़ा, लेकिन उस रात दर्द के कारण मैं करवटें बदलती रही। लकी ने मेरी तड़प महसूस कर ली। वह परेशान था, लेकिन बेबस। वह बस मेरे करीब सटकर बैठ गया और चाटने लगा, जैसे उसकी अपनी आंखों में आंसू हों।
मैंने धीरे से हाथ उठाकर उसे दिलासा दिया, सब ठीक है। लेकिन अगले ही पल मैं बाथरूम की ओर दौड़ी, टॉयलेट के ऊपर झुककर उल्टी करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अंदर बची हर चीज को बाहर निकालना चाहता है। मुझे नहीं पता कितनी देर तक चला। उल्टियां करती रही जब तक दुनिया अंधेरे में डूब नहीं गई। जब मुझे होश आया, लकी मेरा चेहरा चाट रहा था। मैंने आईने में देखा और खुद से डर गई। क्या हालत हो गई है। बाल झड़ रहे हैं, त्वचा पीली पड़ गई है, जो गोल मटोल गाल होते थे अब इतने धंस गए कि ठुड्डी नुकीली हो गई है। जीत मुझे चिढ़ाया करती थी कि मेरे बच्चे जैसे चेहरे की वजह से मैं बिल्कुल मासूम दिखती हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह चेहरा सच में हमेशा ऐसा ही रहेगा। जवान दिखना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। मैं धीरे धीरे बड़ी होना चाहती थी, जीत के साथ रहना चाहती थी, उसे अपना जीवन बनाते, प्यार करते, खुशियां पाते देखना चाहती थी। मैंने मुंह धोया, गालों को थपथ पाया, खुद को थोड़ा हौसला दिया। इसमें एक अच्छी बात यह है, कम से कम जीत मुझे इस हालत में नहीं देख सकती, वह घबरा जाएगी। मैंने दर्द निवारक दवाएं निगली और सो गई, लेकिन आधी रात को बुखार में तपते हुए जाग गई। प्रिय डायरी, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जीत की याद आ रही है। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। बस एक बार उसे और देखना चाहती हूँ। दूर से देखूंगी तो भी चलेगा। यह बहुत बड़ी मांग नहीं है ना? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। लकी मेरे साथ आ रहा है। मैंने एक टोपी, मास्क और काला कोट पहन लिया, काफी कूल जासूस जैसा। मुझे बस दूर से जीत की एक झलक देखनी है। प्रिय डायरी, मैं वापस आ गई हूँ। जीत बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे हमेशा दिखती थी, शायद और भी खूबसूरत और लंबी, पर दुबली भी। मैंने खुद से कहा कि एक नजर देखूंगी और चली जाऊंगी, लेकिन वह खुश नहीं लग रही। वह कितनी आसानी से मुस्कुरा दिया करती थी। बिना सोचे मैंने उसका पीछा किया। मुझे नहीं पता था कि जीत अस्पताल क्यों जा रही है या वह किसी थेरेपिस्ट से क्यों मिल रही है। उसके जाने के बाद मैंने उसके डॉक्टर से पूछा। उसने पहले मना कर दिया, मरीज की गोपनीयता की बात थी, लेकिन मेरे बार बार गिड़गिड़ाने पर उसने एक लंबिया भरी और जो बता सकता था बताया। जीत बीमार है, गंभीर रूप से बीमार। माता पिता की मौत का उसे गहरा सदमा लगा। मेरे जाने ने उसे और बिगाड़ दिया। वह खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि वह काबिल नहीं थी, कि वह मेरी देखभाल करने में नाकाम रही और इसलिए मैं उसे छोड़ गई। इस कारण जीत ने खुद को चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। मैं रो पड़ी। फिर आंसुओं के बीच मैं हंसने लगी। वह कितनी नासमझ है। निकम्मी तो मैं ही थी जो उसे पीछे खींच रही थी। जीत दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। वह साल भर की अपनी पॉकेट मनी बचाकर मुझे जन्मदिन का शानदार तोहफा देती थी। वह स्कूल में मुझे परेशान करने वाले हर गुंडे की इतनी बुरी तरह पिटाई कर देती थी कि वे उठ न सकें, भले ही इसके लिए उसे सजा ही क्यों न मिले। माता पिता के मरने के बाद उसने सब अकेले संभाला, उस पूरे बोझ को ढोया और मुझे एक आरामदायक जिंदगी दी। मैं उसे नीचा कैसे दिखा सकती थी? रिपोर्टर लिन अचानक रुक जाता है और डायरी को कैमरे के सामने उठाता है। इस पन्ने पर गौर करें। सुंदर लिखावट के अलावा आंसुओं के निशान हैं जो कागज में समाकर सूख गए हैं। वह बहुत देर तक रोई होगी। आंसुओं ने पूरा पन्ना भिगो दिया है। रिपोर्टर लिन की अपनी आंखें भर आई हैं। वह अपनी आवाज संभालता है जो भावनाओं से कांप रही है। मैं वाकई निकम्मी हूं। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने जीत को अपने बगल से गुजरते देखा और मुझमें उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। बस एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। उसने आर पार देख लिया। बेशक मैं अब जैसी दिखती हूँ शायद ही इंसान लगूं। इंसान उसके लिए अच्छा है कि वह मुझे दोबारा न देखे। मैं नहीं चाहती कि जीत को दुख हो। प्रिय डायरी, मैंने फैसला कर लिया है। दर्द में धीरे धीरे मरने के बजाय मैं इसे खुद खत्म कर दूंगी। क्या तुम्हें लगता है मैं सही हूँ? बीमारी मेरी सोच को धुंधला रही होगी। मैं तुमसे बात किए जा रही हूँ, लकी से बात कर रही हूँ, जैसे तुम में से कोई जवाब देगा। लेकिन लकी का क्या? मैं इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। मैं लकी को जीत को देना चाहती हूँ ताकि उसका मन लगा रहे और यह सुनिश्चित हो सके कि लकी की देखभाल हो। क्या मैं होशियार नहीं हूँ? लेकिन तभी मुझे याद आया, कल मेरा जन्मदिन है। एक दिन और रुक जाती हूँ। मैं अपने जन्मदिन पर नहीं मरना चाहती। पिछले साल मेरे 17वें जन्मदिन पर मम्मी और पापा ने मेरे लिए एक खास गेमिंग सेट बनवाया था। जब मैंने उसे खोला, पापा ने कंधे पर थपकी दी और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सबसे कूल बच्चा हूँ और जीत ने मुझे एक मैकेनिकल घड़ी दी थी जिसका डायल रोशनी में चमक रहा था। साफ तौर पर महंगी घड़ी थी, लेकिन वे तोहफे कर्ज चुकाने के लिए बहुत पहले ही जब्त कर लिए गए। मेरे पास वही बचे हैं जो सस्ते थे, जिन्हें मैं हर जगह साथ लिए फिरती हूँ। जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था तब भी मैं एक को भी नहीं बेच सकी। जब सोती हूँ तो वह भूरा भालू पकड़े सोती हूँ जो मुझे मम्मी ने 8 साल की उम्र में दिया था, जैसे मैं उन्हें पकड़े हुए हूँ। मम्मी, पापा और जीत ने वादा किया था कि वे मेरे 18वें जन्मदिन पर सबसे शानदार जश्न मनाएंगे, उनके छोटे राजकुमार के लिए एक सही पार्टी। लेकिन अब मेरे साथ सिर्फ लकी है। मैं इसे करीब रखती हूँ। मेरे पास बची एकमात्र गर्मजोशी। लकी को मेरे एहसास का पता चल जाता है। वह बार बार अपनी गर्म जीभ से मेरी हथेली और चेहरा चाटने लगता है, जैसे मुझे दिलासा दे रहा हो। थोड़ी गुदगुदी हो रही है। मैं हंसी और लकी के सिर को चूमा। मैं उसे लेकर बेकरी गई। मैं अपने लिए एक छोटा केक खरीदना चाहती थी। मैं मम्मी पापा के लाए 3-4 मंजिला केक को देखकर मुंह फेर लिया करती थी। अब इतनी भूख के बाद उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। मैं प्राइस टैग्स को घूर रही थी। सैकड़ों डॉलर और हिल भी न सकी। क्लर्क अधीर होकर पास आई।
खरीदना है या नहीं वरना आगे बढ़ो। फिर उसकी नजर लकी पर पड़ी और वह भौहें सिकोड़ ली। पालतू जानवरों को अंदर लाना मना है, पर उसने अभी एक आदमी को कुत्ता ले जाते देखा था, शायद इसलिए क्योंकि लकी उलझा हुआ सा था। मैं ग्रूमिंग का खर्च नहीं उठा सकती थी। मैंने बार बार माफी मांगी और सबसे सस्ता आइटम ऑर्डर किया, एक छोटा चॉकलेट कपकेक $20। मैं पास के एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गई, लकी को अपनी बाहों में लिए हुए। कोई मोमबत्ती नहीं थी। मैंने मन ही मन सब कुछ दोहराया, फिर आंखें बंद करके अपनी दुआ मांगी। उम्मीद है लकी सलामत और स्वस्थ रहेगा। दुआ है कि वह कामयाब हो, लंबी उम्र जिए और हमेशा खुश रहे। मैंने आंखें खोली और वह कपकेक लकी की तरफ बढ़ा दिया। उसने बड़े चाव से खाया, मानो मेरी उम्र के पड़ाव का जश्न मना रहा हो। मुझे भी बहुत भूख थी, पर 2 निवाले लेते ही उल्टियां होने लगी। बाद में मैं लकी को नहलाने के लिए पेट सैलून ले गई। $200 खर्च हुए। सैलून मालिक ने कहा कि उसने इतना तमीजदार कुत्ता पहले कभी नहीं देखा। मैं लकी को वापस ले आई, जो अब एकदम साफ और महक रहा था। मैंने अपना चेहरा उसकी फर में छुपा लिया और उसकी खुशबू में डूब गई। लकी कायनात का दिया एक तोहफा है। अब मैं यह तोहफा विन को देना चाहती हूँ। उम्मीद है वह लकी का ख्याल रखेगी और मेरे न रहने पर लकी उसका सहारा बनेगा। कार्ड में जो $20,000 हैं, वो भी मैं उसके दरवाजे से अंदर डाल दूंगी। अगर सब योजना के मुताबिक रहा तो कल के बाद कोई और एंट्री नहीं होगी। कल मैं दूसरी दुनिया में मम्मी पापा को ढूंढने जा रही हूँ। प्यारी डायरी, मैं तुम्हें याद करूंगी। लकी, मैं तुम्हें देखती रहूंगी और मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सबको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन रिपोर्टर लिन अनजाने में ही अगला पन्ना पलटती है और उसे और शब्द मिलते हैं। मुझे माफ कर दो लकी, मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकी। क्या विन को लगा कि तुम्हारा कोई मालिक है या वह तुम्हें नहीं चाहती थी? मैं पास ही छुपी थी, इंतजार में कि विन तुम्हें ले ले और फिर मैं चली जाऊं, लेकिन लकी पट्टे से छूटकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। काश मैंने खुद लकी को विन के हाथों में सौंपा होता तो क्या सब ठीक हो जाता। मैं गिड़गिड़ाई, रोई, लकी मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन वह अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। एक धीमी सी आवाज निकाली, मेरा चेहरा चाटा और आंखें मूंद ली। मैंने लकी को सीने से लगाकर उसके लिए गाना गाया, अच्छा कुत्ता, प्यारा कुत्ता, दरवाजा खोल दो। जब मैंने गाना खत्म किया तो मेरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैंने लकी को मम्मी पापा की कब्र के पास वाली छोटी सी पहाड़ी पर दफन कर दिया। आज चांद पूरा नहीं है, पर रोशनी बहुत है। मैं 15 तारीख तक नहीं पहुंच पाऊंगी। लकी, धीरे चलो, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। माँ पापा, मैं आ रही हूँ। विन, अलविदा। रिपोर्टर लिन पढ़ना खत्म करती है। उसकी आंखें भर आती हैं। स्क्रीन पर लाइव कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। रुको, लकी मर गया और नियॉन भी मर गया। लिखने वाला ऐसा कैसे कर सकता है? मरना एक बात है, पर कुत्ते को क्यों मारा? लकी ने क्या बिगाड़ा था? यह हद से ज्यादा है। क्या नियॉन सच में मर गया या यह कोई पब्लिसिटी स्टंट है? कोई मुझे बताए। पुलिस रिकॉर्ड और हमारी अपनी जांच के मुताबिक नियॉन की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। यह कोई दिखावा नहीं है। वह झूठ नहीं बोल रहा था। कृपया मरने वाले का सम्मान करें। कमेंट्स में थोड़ी शालीनता रखें। जहां तक इस डायरी की बात है, हम इसे सुरक्षित रखेंगे। हम अब और कोई सवाल नहीं लेंगे। धन्यवाद। रिपोर्टर लिन प्रसारण बंद करती है। जनता असंतुष्ट है और विन के सोशल मीडिया पर सीधे मैसेज कर रही है। उसके पेज को कमेंट से भर दिया है। इतने लोग सर्च कर रहे हैं कि यह ट्रेंड करने लगा है। सीईओ विन का भाई नियॉन मर चुका है। मरने से पहले नियॉन की डायरी, क्या यह असली है? फिर डायरी वाली लड़की सनी ऑनलाइन पोस्ट करती है, नियॉन अब नहीं रहा, मुझे खेद है। वह बिना कुछ कहे चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर कभी नहीं मिला। मैं उसे बचा नहीं सकी। अगर मैंने उसे जल्दी मदद के लिए कहीं ले गई होती तो वह इतनी जल्दी नहीं जाता और उसने इतनी तकलीफ न सही होती। ज्यादातर लोग तब तक शक करते रहे जब तक सनी ने फोटो पोस्ट नहीं की। फोटो में मुस्कुराता हुआ लड़का नियॉन की उन तस्वीरों से एकदम मेल खाता है जो पहले से ही ऑनलाइन घूम रही थी। तब जाकर लोगों को यकीन हुआ और इंटरनेट पर भूचाल आ गया। सबने डायरी को सच मान लिया। एक के बाद एक टैग ट्रेंड करने लगे। नियॉन लकी, हम तुम्हें घर वापस ला रहे हैं। नियॉन लकी, तुम जहां कहीं भी हो, क्या तुम ठीक हो? यह बात विन की असिस्टेंट तक पहुंचती है। लिन कई देर फोन घूरती है, फिर हिचकिचाते हुए बोलती है, सीईओ विन, 5 साल पहले क्या आपने कभी कोई कुत्ता देखा था? सुनहरे रंग का। जब वह उसे उलझन में देखती है और फिर थोड़ी देर बाद सिर हिलाती है। जिस दिन मैं ऑफिस से घर आई, प्रवेश द्वार के बाहर खंभे से एक छोटा कुत्ता बंधा था। पूरा सुनहरा, गुलाबी नाक, साफ सुथरा, प्यारा, साफ लग रहा था कि किसी का लाडला पेट है। मुझे उसकी याद आई। उसे जानवर हमेशा पसंद थे। मैं पास गई और उसे सहलाया। बहुत शांत, पूंछ हिला रहा था। मुझे लगा मालिक वापस आ जाएगा तो मैं अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर शोर सुनाई दिया। मैं खिड़की के पास गई। सड़क के बीचों बीच एक जवान लड़का उस कुत्ते को पकड़कर रो रहा था। फूट फूट कर रो रहा था। वही उसका मालिक रहा होगा। जाहिर है कुत्ता उसे ढूंढ रहा था, घबरा गया, पट्टे से छूटकर भाग गया और कार की चपेट में आ गया। लिन एकदम शांत हो जाती है। फिर उसका फोन बजता है। वह अभी आई फाइल को देखती है और उसकी छाती भारी हो जाती है। सीईओ विन, मुझे माफ करें। मैंने आपको बताए बिना डायरी की खुद जांच की और आपके भाई के साथ क्या हुआ यह पता लगाया। वह सच में जा चुका है।
पुलिस ने 5 साल पहले उसकी मौत का रजिस्ट्रेशन किया था। डेथ सर्टिफिकेट असली है, इसे बदला नहीं जा सकता। उसने खुदकुशी की और डायरी असली है। यह कहने के बाद लिन विन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह अपनी स्क्रीन पर फाइलें खोलती है। कृपया इसे पढ़ें। नियॉन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी डायरी आज सार्वजनिक कर दी गई है। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है। आपके भाई, वह धीरे से जोड़ती है, ने बहुत बुरा वक्त देखा था। ऑफिस से निकलते हुए लिन धीरे से दरवाजा बंद करती है। कुंडी की हल्की आवाज के साथ बाहर की दुनिया खत्म हो जाती है। ऑफिस में बस विन बची है और उसके हाथ में रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट जिसका वजन उसके द्वारा पकड़ी गई किसी भी चीज से ज्यादा है। हवा थम गई। जिस बेरुखी को उसने ढाल बनाकर थाम रखा था वह गुब्बारे की तरह एक पल में फट गई। वह फाइल खोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही। उसकी उंगलियां बर्फीली ठंडी हैं जो कागज के खुरदरे किनारों को छू रही हैं। इंटरव्यू की तस्वीरें उसके दिमाग में लगातार कौंध रही हैं। जब रिपोर्टर ने पहली बार डायरी निकाली थी तो उसका दिल अजीब तरह से सिकुड़ गया था जिसे वह समझा नहीं पा रही थी। और जब उसने इसकी बातें सुनी तो वो सारी भावनाएं जिन्हें उसने जबरदस्ती दबा रखा था, छोटे छोटे शक, खामोश दर्द और वह एक पंक्ति, मैं लकी को विन को देना चाहता था ताकि उसे कंपनी मिले और लकी का ख्याल रखा जाए। उसने खुद से कहा था कि वह नियॉन की हेरफेर करने की भद्दी कोशिश थी, लेकिन अब हर शब्द उसके दिल में जहरीले तीर की तरह चुभ रहा है। कांपते हाथों से वह आखिरकार फाइल खोलती है। पहला पन्ना नियॉन के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी है जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, ठंडे तरीके से फॉर्मेट किया हुआ। नाम नियॉन लिंग, पुरुष, मौत की तारीख पतझड़ 5 साल पहले, उनकी आखिरी कॉल के 3 महीने बाद ही मौत का कारण। मौका वारदात शहर के किनारे नदी के पास एक छोटी सी झाड़ी, वही जगह जिसका उसने डायरी में जिक्र किया था, जहां उसने अपने माता पिता की राख दफन की थी। भोर में अपना पक्षी टहलाते एक बूढ़े आदमी ने शव देखा। लावारिस फ्यूनरल होम ने प्रोटोकॉल के अनुसार दाह संस्कार किया। राख को थोड़े समय के लिए रखा गया और फिर बिखेर दिया गया। हर शब्द उसके दिल पर फेर दिया गया एक कुंद ब्लेड है। लावारिस शब्द किसी थप्पड़ की तरह गाल पर लगा। वह उस वक्त क्या कर रही थी? वह गुस्से और दर्द में डूबी हुई थी, इस यकीन के साथ कि उसने उसे धोखा दिया है। शायद किसी थेरेपी क्लिनिक में बैठी होगी, शायद किसी बिजनेस डिनर में बनावटी मुस्कान बिखेर रही होगी। शायद उसने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि क्या वह सच में कहीं जिंदा है। साथ में क्राइम सीन की तस्वीरों की कॉपी लगी है। क्वालिटी बहुत खराब है लेकिन इतनी साफ है कि पहचान हो जाए। एक नौजवान, हड्डियों का ढांचा बना हुआ और मुश्किल से पहचान में आने वाला, एक पेड़ के तने से सटकर शांति से बैठा है। उसने डायरी में बताए गए वही काले कोट पहन रखे हैं। टोपी से उसका ज्यादातर चेहरा ढका है। उसके पैरों के पास खाली गोलियों की बोतलें और नींद की गोलियां बिखरी हैं और अपनी बाहों में उसने मजबूती से एक पुराना फटा हुआ भूरा खिलौना भालू पकड़ा है। विन उसे तुरंत पहचान लेती है। यह वही जन्मदिन का तोहफा था जो माँ ने उसे 8 साल की उम्र में दिया था। वह उसे हर वक्त अपने साथ रखता था। एक और फोटो भी है। डायरी जैसी वह घटना स्थल पर मिली थी, वह उसके पास एक प्लास्टिक की थैली लिपटी थी, सावधानी से सील की हुई, जैसे उसे डर था कि सुबह की ओस उसे खराब न कर दे। आखिरी पल तक वह उस डायरी की रक्षा कर रहा था। एकलौती जगह जहां वह अपना दिल खोल सकता था। विन की सांसें तेज होने लगी हैं। उसकी नजरें धुंधली हो गईं। उसने अपना हाथ मुंह पर जोर से रख लिया, पर वह उस टूटी हुई चीख को नहीं रोक सकी जो उसकी छाती के गहरे हिस्सों से बाहर निकल आई। जिन आंसुओं के बारे में उसे लगा था कि वे सूख चुके हैं, वे अब बाढ़ की तरह बह रहे हैं, उसकी त्वचा को झुलसा रहे हैं। नियॉन, वह बुदबुदाती है मेरे नियॉन। उसकी आवाज इतनी भारी है कि लग ही नहीं रही कि वह उसकी है। यह कोई सहानुभूति का ड्रामा नहीं था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। वह सच में बीमार था, सच में बदहाल था, सच में अपने आखिरी दिन दर्द में और दुनिया द्वारा ठुकराया हुआ गुजार रहा था, और फिर भी वह उसके बारे में सोच रहा था। यह बहन जो कभी उसके लिए अच्छी नहीं थी, उसने जानबूझकर वे भयानक बातें कही थीं, उसे अपनी जिंदगी से दूर धकेला था। इसलिए नहीं कि वह उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह खुद हर अपमान और हर दर्द का बोझ उठाना पसंद करता था, बजाय इसके कि वह उसके लिए बोझ बने। और उसने क्या किया? उसने उसके नाटक पर यकीन कर लिया। उसने 5 साल तक उससे नफरत की। जब उसने सुना कि वह मर गया तो उसने कहा, मर भी जाए तो मुझे परवाह नहीं। उसने एक नया भाई गोद ले लिया ताकि उसके जाने के बाद जो खालीपन है उसे भर सके। कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि वह क्या था। अब पछतावा उस पर लहर की तरह टूट पड़ा है। वह उनकी आखिरी कॉल को याद करती है। उसने कहा था, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी खुश, अब मुझे तुमसे कभी कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। नियॉन, तुम सच में पत्थर दिल हो। फिर उसने फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। उन शब्दों ने उसे कितना चोट पहुंचाई होगी। क्या उसे फिर से खून की उल्टियां हुई होंगी? क्या उसने लकी को गले लगाकर तब तक रोया होगा जब तक उसे सांस लेने में दिक्कत न हो? वह गम जिसे उसने इतने लंबे समय तक दबाया था, आखिर गले को चीरते हुए बाहर आ गया, एक कच्ची, दिल को तोड़ देने वाली दहाड़ के साथ। विन अब खुद को संभाल नहीं पा रही। वह अपनी कुर्सी से नीचे खिसक गई और फर्श पर सिमट गई, किसी खोए हुए बच्चे की तरह खुद में दुबक कर। वह बिना किसी संकोच के फूट फूट कर रोई।
उसकी आवाज निराशा, अपराध बोध और ऐसे दुख से भरी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। वह फर्श पर घूंसे मार रही है, उसके नाखून महंगे कालीन में गड़ रहे हैं। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी, मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना? यह ख्याल उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। उस दिन थेरेपी क्लिनिक के बाहर टोपी और मास्क में वह दुबला पतला फिगर जिसे उसने पेपराजी समझा था, वह उसका नियॉन था। उसने सीधा उसकी तरफ देखा था और उसने बिना कुछ सोचे दूसरी तरफ देख लिया था। काश वह रुक जाती, काश उसने एक सवाल पूछ लिया होता, काश। लेकिन जिंदगी काश पर नहीं चलती। ऑफिस के बाहर लिन्नी और कुछ कर्मचारी उसके टूटने की आवाज सुन रहे हैं, बेबस नजरों से एक दूसरे को देख रहे हैं। आंखों में चिंता और गम है, किसी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। वे सब जानते हैं कि विन को इसकी जरूरत है, उसे इस कड़वी सच्चाई का सामना करना ही होगा। विन को नहीं पता कि वह कितनी देर तक रोई, जब तक कि उसकी आवाज खत्म न हो गई, जब तक कि आंसू सूखने नहीं लगे। अब बस उसके शरीर में झटके रह गए हैं जिन्हें वह रोक नहीं पा रही, और एक खामोश घुटन। वह फर्श पर लेटी हुई शून्य आंखों से झूमर को घूर रही है। उसे महसूस हो रहा है कि दुनिया से सारे रंग छिन गए हैं। अगले दिन विन ऑफिस नहीं आती। लिनी सबसे जरूरी काम निपटाती है और फिर चिंता के बोझ तले दबी हुई उस शाम विन के विला पहुंचती है। वह अतिरिक्त चाबी इस्तेमाल करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, शराब की तीखी गंध आती है। लिविंग रूम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, खाली बोतलें हर तरफ लुढ़की पड़ी हैं। विन सोफे के कोने में सिमटी हुई है, अभी भी कल वाले काम के कपड़ों में, उलझेबाल सूजी हुई आंखें, चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान, उंगलियों में डायरी की प्रिंटेड कॉपी मजबूती से पकड़े हुए। सीईओ विन। लिनी सावधानी से आगे बढ़ती है। विन धीरे से अपना सिर उठाती है। उसकी नजरें स्थिर नहीं हैं। लिनी का चेहरा पहचानने में उसे काफी समय लगता है। लिनी, उसकी आवाज इतनी भारी है कि मुश्किल से समझ में आती है। क्या वह मुझसे नफरत करता था? क्या वह आखिर में मुझसे नफरत करता था? लिनी का दिल टूट जाता है। वह नीचे झुकती है और धीरे से उसके हाथ से खाली बोतल ले लेती है। सीईओ विन, उस डायरी की हर बात के मुताबिक नियॉन ने आपसे कभी नफरत नहीं की। आखिरी पल तक वह सिर्फ यही चाहता था कि आप खुश रहें। खुश? उसकी आवाज कांपती है। मैंने उसे खो दिया, मुझे खुश रहने का क्या हक है? वह दूसरी बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। लिन यी उसे रोक लेती है। सीईओ विन, आप खुद को इस हाल में नहीं देख सकती। अगर नियॉन आपको इस हाल में देख पाता तो उसकी रूह को कभी शांति नहीं मिलती। निया की सिसकियों और हवा की फुसफुसाहटों के बीच आंसू फिर छलक पड़े। वह दर्द से इतनी नफरत करती थी। वह कितना डर गया होगा अकेले मरते हुए, और लकी भी उसके साथ नहीं था। मरते वक्त उसने माँ का टेडी बियर थाम रखा था। वह टूट चुकी है। वह बस बेआवाज रो रही है। लिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर विंड को बिस्तर तक पहुंचाती है। वह उसे थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश करती है। विंड नींद की धुंध में खो जाती है, जिसकी भौहें अब भी तनाव में है। लिन ये जानती है कि विंड को वक्त चाहिए, लेकिन इस हालत में कंपनी का क्या होगा और आने वाले दिनों में विंड का क्या होगा? क्या वह पूरी तरह बदल जाएगी? वह ऑफिस जाना बंद कर देती हैं, किसी काम से इनकार कर देती हैं और खुद को विला में बंद करके सिर्फ शराब के सहारे दिन काटती है। वह खुद को नशे में सुन्न करना चाहती है, लेकिन इस धुंध में निया का चेहरा और उभर कर सामने आता है। वह छोटा लड़का जो उसके पीछे चलकर उसे अपनी मीठी आवाज में पुकारता था। वह अनाड़ी जिद्दी किशोर जो हर बात पर पलटवार करता था। और आखिर में अंधेरे में वह दुबला पतला साया जो एक मरे हुए कुत्ते को अकेले पकड़े बैठा था। उसका गोद लिया भाई यू विदेश से वीडियो कॉल करता है। स्क्रीन पर उस चेहरे को देखकर जो धुंधला सा निया जैसा दिखता है, लेकिन जिसे दौलत की तमाम सुख सुविधाओं ने गढ़ा है। अचानक वह घृणा और शर्म से भर जाती है। वह क्या कर रही थी? क्या वह निया का विकल्प ढूंढ रही थी, या उसके साथ नाइंसाफी है और निया के साथ धोखा? वह अपना आपा खो देती है और स्क्रीन पर मौजूद उस डरे हुए चेहरे पर चिल्लाने लगती है। उसके कुछ ही समय बाद वह उसे विदेश के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में भेज देती है। वह उसके नाम पर एक ट्रस्ट फंड बनाती है जो उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। यू को भेजे ईमेल में वह बस लिखती है, मुझे माफ करना, मैं कभी अच्छी बहन नहीं रही, अपनी जिंदगी जियो। वह इस विकल्प से नाता तोड़ लेती है, जैसे कि ऐसा करके वह असली निया के कर्ज को थोड़ा कम कर सकेगी। कंपनी डूबने लगती है, शेयरधारक गुस्से में है। मीडिया में खबरें चलने लगती हैं कि सीईओ विंड निजी कारणों से मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। लिन यी परेशान है, लेकिन वह विंड को दुख और आत्मदोष की उस गहराई से बाहर नहीं ला पा रही है। एक रात सब बदल जाता है। विंड फिर से लिविंग रूम के फर्श पर नशे में गिर गई है। नींद और जागने की उस धुंध में उसे लगता है कि निया उसके सामने खड़ा है। उसने साफ सफेद कमीज पहनी है। उसकी मुस्कान वैसी ही चमक रही है जैसे बचपन में थी। उसके कदमों में लकी खुशी से पूंछ हिला रहा है। विंड निया की छवि कहती है, उसकी आवाज धीमी है, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो? निया। विंड हाथ बढ़ाती है और हवा को पकड़ती है। आंसुओं से सब कुछ धुंधला हो जाता है। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, मैं गलत थी, मैंने कभी तुम्हें दोषी नहीं माना। उस छवि की मुस्कान गर्म बनी रहती है। तुम्हें इतना आगे बढ़ते देखकर मैं बहुत खुश हूँ विंड, मुझे तुम पर गर्व है। प्लीज हम दोनों के लिए पूरी तरह जियो, खुश रहो, मैं हमेशा से यही तो चाहता था। निया। विंड इतनी बुरी तरह सिसक रही है कि बोल भी नहीं पा रही। मुझसे वादा करो विंड। वह छवि धुंधली होने लगती है, आवाज धीमी पड़ जाती है।
मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, विंड चिल्लाती है और अचानक उठ बैठती है। कमरा खाली है, खिड़की से चांदनी अंदर आ रही है। वहां कोई निया नहीं है, लेकिन सपना इतना असली लगता है। उसके शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। दुख फिर से उमड़ आता है, विशाल और कुचल देने वाला। लेकिन इस बार उसके अंदर कहीं कुछ नया है। रोशनी की एक किरण हल्की पर अटूट। हाँ, निया मरते दम तक विंड की खुशहाली की कामना कर रहा था, और यहाँ वह खुद को तबाह कर रही है। निया कितना दुखी होगा कहीं से भी देखते हुए, वह उसे निराश नहीं कर सकती। वह उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। अगली सुबह लिनी फिर से विला आती है, चेहरे पर चिंता लिए। वह रुक जाती है। विंड पहले ही जाग चुकी है। उसने नहा लिया है, साफ कपड़े पहने हैं। उसका चेहरा अब भी पीला और निस्तेज है, लेकिन उसकी आंखों में अब वह खालीपन नहीं है। उनमें अब कुछ है, एक ऐसी स्पष्टता जो लगभग क्रूर है। एक फैसला लिया जा चुका है। विंड की आवाज अब भी भारी है पर शांत है। लिनयी, मेरे लिए सबसे अच्छे प्राइवेट डॉक्टर का इंतजाम करो। पूरा चेकअप होगा और बोर्ड को सूचित करो। आज दोपहर वीडियो मीटिंग है। सीईओ विंड, क्या आप? मैं ठीक हूँ। विंड उसकी बात काट देती है। उसकी नजर खिड़की के बाहर चमकती धूप पर टिकी है। या यूं कहें, मुझे निया के लिए बेहतर होना होगा और सब ठीक करना होगा। लोहे जैसे इरादों के साथ विंड खुद को फिर से बनाना शुरू करती है। वह डॉक्टर की सलाह मानती है। वह शराब छोड़ देती है। वह खुद को खाने, सोने और सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। वह फिर से काम में डूब जाती है, पहले से कहीं अधिक तेज, सख्त और कुशल। कंपनी संभल जाती है, लेकिन जो लोग उससे करीब से जानते हैं वे इसे महसूस कर सकते हैं। सीईओ विंड, जिसमें कभी थोड़ी सी गर्माहट थी, वह अब जा चुकी है। अब वह एक मशीन की तरह काम करती है, ठंडी और अथक जैसे सिर्फ अंतहीन काम ही उसके खालीपन को भर सकता है। लेकिन काम से इतर वह एक लंबी खामोश तलाश शुरू करती है। वह निया के आखिरी महीनों का हर निशान ढूंढना चाहती है। उसे उन 5 महीनों को समझना है जब वह उसकी जिंदगी से नदारद थी। वह कैसे जीता था, उसने खुद को कैसे संभाला था। लिनयी के जरिए वह सनी को ढूंढ निकालती है। वह महिला जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था, वे एक कैफे के प्राइवेट कमरे में मिलती हैं। विंड उस महिला को देखती है, व्यावहारिक और सीधी बात करने वाली। सनी विंड को देखती हैं और उसके भाव जटिल हैं। उसमें सहानुभूति है और कुछ हद तक राहत भी। सीईओ विंड, आप आखिरकार आ गई। सनी एक लंबी सांस लेती हैं। मैंने पहले आप तक पहुंचने की कोशिश की थी। आपके असिस्टेंट ने मुझे मना कर दिया। मुझे लगा आपको निया की वाकई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। विंड की आवाज धीमी है। उसमें एक थरथराहट है जो मुश्किल से महसूस होती है। मैं बस अंधी थी, एक मूर्ख। प्लीज मुझे निया के बारे में सब कुछ बताओ। सनी उस महिला को देखती है जो ऊपर से इतनी शक्तिशाली लगती है, लेकिन जिसकी आंखें अथाह दुख से भरी हैं। सनी कुछ समझती है और बात शुरू करती है। वह गंदे से अर्बन विलेज हॉस्टल से कहानी शुरू करती है। वह निया की मासूमियत, उसकी जिद के बारे में बताती है कि कैसे वह खून की उल्टियां करता था, फिर भी अस्पताल जाने से मना करता था। कैसे उसने उसे मजबूर किया, तब जाकर उसने बताया टर्मिनल लिवर कैंसर। वह बताती है कि कैसे उसने अपने पास जमा हर पैसा उसे इलाज के लिए देने की कोशिश की। वह इतना विचारशील था, इतना सावधान कि किसी पर बोझ न बने। सनी की आंखें लाल हैं। वह कहता रहता था कि वह मुझे नीचे नहीं खींच सकता, कि मैंने मेहनत से पैसे कमाए हैं, कि मुझे इसे अपनी ऑटो शॉप खोलने के लिए चाहिए। जब वह गया तो उसने सिर्फ कुछ कपड़े और वह पुराना फटा हुआ टेडी बियर लिया। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा। मैं हर उस जगह गई जहां वह जा सकता था, अस्पताल, पार्क, पुलों के नीचे, लेकिन यह शहर बहुत बड़ा है, मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। सनी की आवाज भर आती है। काश मैंने उस पर और ध्यान दिया होता। काश मैंने उसे अस्पताल जाने के लिए मजबूर किया होता। विंड खामोशी में सुनती है। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे हैं। इतने समय तक जब वह रजनमन में डूबी थी, तब कोई था, एक अजनबी, जिसने निया को थोड़ी सी गर्माहट दी थी। एक घर दिया था जो उसे ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मार रही थी। और वह उसकी अपनी सगी बहन। विंड एक लंबी सांस लेती है। शुक्रिया सनी, जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वहां रहने के लिए शुक्रिया। अगर तुम कुछ भी चाहती हो तो प्लीज बताओ। सनी अपना सिर हिलाती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऑनलाइन पोस्ट इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी लोग जाने। निया एक अच्छा इंसान था। वह उन बातों के लायक नहीं था जो लोग उसके बारे में कहते थे। सीईओ विंड, अगर आप वाकई उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो बस अच्छा जीवन जिए। उसके बलिदान को बेकार न जाने दे। ये शब्द उसके सपने में सुने गए निया के शब्दों की गूंज की तरह लगते हैं। वे विंड के दिल में कहीं गहराई से उतरते हैं। वह कैफे से निकलती है और सनी द्वारा दी गई जानकारी का पीछा करती है। वह उस अर्बन विलेज जाती है जहां निया रहता था। सालों बीत चुके हैं। इलाका तोड़कर नया बना दिया गया है। अब वहां एक शॉपिंग मॉल खड़ा है। वह व्यस्त चौराहे पर खड़ी होकर कल्पना करने की कोशिश करती है कि निया यहाँ कैसे रहा होगा, उस डरावने आदमी से छिपकर, कुछ डॉलर के पार्ट टाइम काम के लिए मुस्कुराते हुए। हर ख्याल उसके सीने में चाकू की तरह चुभता है। वह सुपरमार्केट, बाजार और उस एनिमल क्लिनिक भी जाती है जिसका जिक्र निया ने अपनी डायरी में किया था। क्लिनिक का मालिक अभी भी वही है। विंड उसे निया की फोटो दिखाती है। उसके फोन में सेव एक फोटो, 17 साल का निया बेफिक होकर हंसता हुआ। मालिक उसे लंबी देर तक देखता है। वह अपना सिर हिलाता है। हर दिन इतने जानवर यहाँ आते हैं।
मैं नहीं कह सकता कि मुझे वह याद है। विंड हार नहीं मानती, वह लकी का हुलिया बताती है। एक छोटा क्रीम रंग का कुत्ता जिसकी पिछली टांग में पुरानी चोट थी। मालिक भौहें सिकोड़कर गौर करता है। उसकी यादों के किसी कोने में कुछ हलचल होती है शायद, पर मुझे पूरी जानकारी याद नहीं है। विंड हिम्मत नहीं हारती। वह अपने रसूख का इस्तेमाल कर उस अधिकारी को ढूंढती है जिसने निया का केस संभाला था। वह रिटायर होने वाला है, पर उसे यह केस साफ याद है। वह विंड को नदी के किनारे उस उपवन में ले जाता है जहां निया का शव मिला था। वह पानी के किनारे खड़े एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करता है। वह आहा भरता है। वह बच्चा उसे देखकर ही दिल टूट जाता था। ठीक वहां सन्नाटा था। वह ऐसे लग रहा था जैसे सो रहा हो। हमने गहराई से जांच की थी, किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हमने डायरी भी पढ़ी थी। यह उसकी अपनी मर्जी थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ वह टेडी बियर, डायरी और थोड़े पैसे। हमने परिवार को खोजने के लिए पब्लिक नोटिस निकाला था, पर कोई नहीं आया। अधिकारी विंड की ओर देखता है। वह अपनी बात पूरी नहीं करता। विंड उस पेड़ के नीचे खड़ी होती है। शुरुआती गर्मियों की हवा पत्तों से होकर गुजरती है। हवा में हल्की सरसराहट भर जाती है। टहनियों से छनकर आती धूप जमीन पर रोशनी के टुकड़े बिखेर रही है। यहाँ बहुत शांति है। वह नदी की मंद आवाज सुन सकती है। क्या निया ने अपनी जिंदगी यहीं खत्म करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह उस जगह के करीब था जहां उनके माता पिता आराम कर रहे हैं? उन आखिरी पलों में इन शांत पेड़ों को देखते हुए वह क्या सोच रहा होगा? क्या वह अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था? बचपन की वह पारिवारिक यात्रा। वह नीचे झुकती है। वह अपने हाथों को धीरे से पेड़ की खुरदरी छाल पर फेरती है, जैसे वह निया की छोड़ी गई आखिरी गर्माहट को महसूस कर सके। आंसू बेआवाज गिरते हैं। वे मिट्टी में समा जाते हैं। निया, मैं यहाँ हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं बहुत देर से आई। वह फुसफुस आती है। उसकी आवाज हवा में बिखर जाती है। आखिरकार विंड उस जगह जाती है जहां उसके माता पिता दफन हैं। उनकी साझा कब्र के पास उसे मिट्टी का एक छोटा सा ढेर मिलता है। डायरी के मुताबिक यही लक्की को दफनाया गया था। वह ढेर अब हरी घास और नन्हे जंगली फूलों से ढका हुआ है। वह सावधानी से उसके चारों ओर की खरपतवार साफ करती है। फिर लकी की कब्र के पास वह अपने हाथों से एक छोटा सावधानी से चुना गया कलश दफनाती है। उसके अंदर असली डायरी की राख है। उसने एक विशेष प्रक्रिया के जरिए उसका पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार कराया और राख खुद लेकर आई। वह उस छोटे से ढेर पर अपना हाथ रखती है। लकी वह धीरे से कहती है, निया के उन आखिरी दिनों में उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया। कृपया उसके साथ ही रहना। माँ और डैड के साथ भी रहना, ठीक है? जब यह सब हो जाता है तो विंड अपने माता पिता की कब्र के सामने खड़ी होकर तस्वीरों में उनके दयालु चेहरों को देखते हुए 3 बार झुककर प्रणाम करती है। उसकी आवाज शांत और स्थिर है। माँ, डैड, मुझे माफ कर देना। मैंने निया का ख्याल नहीं रखा, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से मैं हम दोनों के लिए जीऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसका जाना सार्थक हो सके। शहर वापस आकर विंड एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको हिला देता है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और घोषणा करती है कि वह अपनी निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक नए स्थापित फाउंडेशन, निया और लकी फाउंडेशन को दान कर रही है। यह फाउंडेशन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहला, कम आय वाले परिवारों के युवा कैंसर रोगियों के लिए इलाज और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देना। दूसरा, आवारा जानवरों को बचाना और उनके लिए आश्रय व गोद लेने के प्रोग्राम बनाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सार्वजनिक रूप से विंड अपने भाई निया के बारे में खुलकर बोलती है। हालांकि वह ज्यादा विस्तार में नहीं जाती। वह बस इतना कहती है, मेरे भाई निया को जीवन में अजनबियों से दया मिली। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन कितना नाजुक और कठिन हो सकता है। यह फाउंडेशन उसे सम्मानित करने और उन लोगों की मदद करने के लिए है जो उसी कठिन रास्ते पर चल रहे हैं। मैं चाहती हूं कि हर जीवन के साथ कोमलता से व्यवहार किया जाए और हर दया का कार्य आगे बढ़े। उसकी घोषणा से बिजनेस की दुनिया हैरान है और अनगिनत आम लोग भावुक हैं। वे आवाजें जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और उसकी नीयत पर सवाल उठाए थे, धीरे धीरे समझ और सम्मान में बदल रही हैं। लोग आखिरकार समझना शुरू कर रहे हैं। सीईओ विंड के ठंडे और शक्तिशाली व्यक्तित्व के पीछे इतना गहरा घाव और इतनी कठिन मेहनत से अर्जित प्रायश्चित था। फाउंडेशन तेजी से काम करता है। विंड खुद हर प्रोजेक्ट देखती हैं। अस्पताल में उन बच्चों से मिलने जाती हैं जिन्हें फाउंडेशन मदद दे रहा है और आश्रयों में जाकर उन जानवरों के साथ बैठती है जो घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और इस सब के बीच उसके चेहरे पर कभी कभी कुछ असली और सौम्य भाव आते हैं। उसकी आंखों का दुख पूरी तरह नहीं गया है, लेकिन लगता है कि उसने उसके साथ जीना सीख लिया है। वह अक्सर फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक बच्चों के अस्पताल जाती है। वह वार्ड के बाहर बैठकर उन बच्चों को देखती है जो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। एक दिन एक छोटा लड़का जिसे वही टर्मिनल लिवर कैंसर है जो निया को था, कीमोथेरेपी के कारण गंजा, उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। उस पल में विंड को नियान एक छोटे बच्चे जैसा लगा। वो उसके पास गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उसने उसे मोटरसाइकिल का एक नया मॉडल दिया। लड़के का खिलता हुआ चेहरा देख विन के अंदर जमी बर्फ पिघलने लगी। उसने सनी को भी मदद की पेशकश की ताकि वो अपना सपनों का ऑटो शॉप खोल सके, लेकिन सनी ने फिर मना कर दिया। सीईओ विन, मैं इसकी कदर करता हूँ, सच में। सनी हंसा। कोई बात नहीं, पर मैं इसे खुद कमाना चाहता हूँ।
वैसे भी मैं फाउंडेशन में वॉलंटियर कर रहा हूँ, बेसहारा जानवरों को बचाने में मदद करता हूँ, ये सुकून देता है। शायद नियान भी यही चाहता कि हम सब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद ढूंढें। विन ने जोर नहीं डाला। वो सनी के फैसले का सम्मान करती थी और वो आभारी थी। आभारी की किस्मत ने नियान के मुश्किल वक्त में उसे इतना वफादार दोस्त दिया। सनी ने बताया कि नियान अक्सर कहता था कि सोया सॉस में डूबे स्टीम्ड बंस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। सनी खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे पता था कि वो भूखा था, पर जब भी वो इसकी बात करता उसकी आंखें चमक उठती, जैसे वो किसी शाही दावत की बात कर रहा हो, जैसे वो सबसे शानदार चीज हो। विन उसके पास बैठ गई और खामोशी से सुनती रही। उसके नाखून हथेली में धंस रहे थे। बस इसी तरह वो रोने से खुद को रोक रही थी। ये बातें डायरी के शब्दों से कहीं ज्यादा सच्ची और दर्दनाक थीं। हर बात एक जख्म की तरह थी। अब उसे सब पता चल गया था। उसे पता था कि कड़ाके की ठंड में नियान सूखे बंस को ठंडे पानी के साथ कैसे खाता था। उसे पता था कि वो दर्द से कांपते हुए बिस्तर के कोने में कैसे सिमट जाता था बिना एक आवाज किए। उसे पता था कि नियान के सबसे बुरे वक्त में लकी कैसे उसके करीब आ जाता था और उसके आंसू चाट लेता था। उसने सनी से वो पुराना पता लिया जहां नियान कभी रहता था, जो अब टूट चुका था। अब वहां बड़ी इमारतें थीं, पर वो अपनी कार लेकर वहां गई, किनारे खड़ी रही और बस बैठी रही। नई इमारतों को देखते हुए वो ये सोचती रही कि उसका भाई इस जगह पर अपना बीमार शरीर घसीटते हुए कैसे जिया होगा। कंपनी में काम अब भी सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन उसकी वो बेतहाशा मेहनत वाली ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई थी। अब वो काम दूसरों को सौंपने लगी थी। हर चीज पर नियंत्रण की जरूरत खत्म हो गई थी। लोग कहते थे कि विन अपने भाई के जाने के बाद एक अलग इंसान बन गई है। अब वो पूरी तरह चैरिटी को समर्पित थी। सिर्फ लिंग ये जानती थी कि विन को कभी सुकून नहीं मिला। उसकी मेज पर डायरी की वो कॉपी पड़ी रहती, जिसके पन्ने बार बार पढ़ने से घिस गए थे, और उसके साथ कैंसर के इलाज और डिप्रेशन काउंसलिंग की ढेर सारी फाइलें थीं। वो एक रिसर्च कर रही थी, एक बहुत लंबी रिसर्च। उसका विषय वो भाई था जिसे वो बचा न सकी। मकसद था अपने दिमाग में उस अतीत को बार बार लिखना जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। वक्त तेजी से बीत रहा था। उस डायरी के लाइव स्ट्रीम को 3 साल हो चुके थे, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। नियान और लकी फाउंडेशन ने हजारों परिवारों की मदद की थी। विन को अनगिनत सम्मान और अवार्ड मिले, लेकिन एक बरसात की दोपहर उसे एक कॉल आया। इस बार ये किसी केयर सेंटर से नहीं था, ये उसका गोद लिया हुआ भाई था जो विदेश से कॉल कर रहा था। फोन पर उसकी आवाज हिचकिचाती और परेशान थी। विन, मैं घर की पुरानी चीजें देख रहा था जो तुम विदेश वाले घर में छोड़ गई थी। मुझे एक फोटो एल्बम मिला। इसमें बचपन के नियान की तस्वीरें हैं और डायरी के कुछ पन्ने हैं जो तुमने बचपन में लिखे थे। ऐसी बातें जो तुमने कभी किसी को नहीं दिखाई। मैंने उन्हें पढ़ा और मुझे कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो शायद तुम खुद भी भूल चुकी हो। ये तब की बात है जब मम्मी पापा की मौत हुई थी। कुछ धुंधला सा, जैसे जानबूझकर इसे कहीं दबा दिया गया हो। फोन पकड़े हुए उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसकी छाती जकड़ी हुई सी महसूस हुई। उसने उसे सब कुछ भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद पार्सल आ गया। एल्बम के साथ कुछ पीले पड़ चुके पन्ने थे जो छोटी विन ने लिखे थे। लिखावट बहुत तेजी में और जज्बात से भरी थी। ये उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात से पहले की बात थी। घर में एक जबरदस्त बहस हुई थी, एक बड़े बिजनेस फैसले को लेकर। पिताजी एक बड़ा जोखिम उठाना चाहते थे। माँ उनके साथ थी, लेकिन छोटी विन ने पूरी ताकत से विरोध किया और उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसका मतलब नहीं था कि तुम हम सबको बर्बाद कर दोगे। उसने पन्नों को अपने माता पिता की जिद पर गुस्से और भविष्य के डर से भर दिया था। आखिरी लाइन थी, अगर यह परिवार कभी बर्बाद हुआ तो वो पूरी तरह उनकी गलती होगी। बरसों बाद ये शब्द एक जंग लगी चाबी की तरह अचानक उस ताले में फिट हो गए जिसे उसने अपनी यादों में बंद कर रखा था। वो अपनी कुर्सी पर ढह गई। उसके शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। अब उसे सब याद आ गया। जिस दिन माता पिता का एक्सीडेंट हुआ, उस रात की बहस की वजह से वो उन्हें छोड़ने तक नहीं गई थी। और इतने सालों में गम इतना बड़ा था कि उसने अपनी इस गलती को मिटा दिया था। वो सिर्फ ये याद रखना चाहती थी कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते थे। इतने सालों तक जब नियान अकेले तड़प रहा था, तब वो अपने माता पिता की मौत का बोझ ढो रही थी, जिसे उसने कभी कबूला नहीं था। उसने हमेशा माना था कि नियान की मौत एक बहन के तौर पर उसकी नाकामी की सजा है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये उन क्रूर शब्दों की कीमत भी हो सकती है जो उसने इतने साल पहले कहे थे। अपराध बोध पर अपराध बोध जुड़ता गया। ये उसे अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी था। उसने खुद को 2 दिन तक स्टडी रूम में बंद कर लिया। जब वो बाहर आई तो उसने लिन यी से कहा, मुझे कब्रिस्तान जाना है, नियान, लकी और मम्मी पापा से मिलना है। नियान और लकी की कब्र ठीक उसके माता पिता के पास थी। ये इंतजाम विन ने खुद ही किया था। समाधि के पत्थर पर लगी तस्वीर में वो लड़का अब भी वैसी ही चमकदार मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। लकी उसके पैरों के पास आज्ञाकारी बनकर बैठा था। विन हल्की बारिश में खड़ी थी, काले कोट में, बिना किसी छाते के। वो काफी देर तक तस्वीर को घूरती रही। फिर धीरे से वो घुटनों के बल बैठ गई। वो रोई नहीं। उसने बस अपना हाथ ऊपर उठाया और उंगलियों से तस्वीर पर जमी बारिश की बूंदें पोंछ दी। नियान, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार कुछ समझ गई हूँ। मैं हमेशा मानती थी कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें खो दिया।
लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत पहले शुरू हो गया था। हमारा परिवार पहले ही मुश्किल रास्ते पर था। पिताजी उस जुए पर अड़े थे, माँ ने उनका साथ दिया। मैं उस वक्त बहुत जिद्दी थी और तुम्हारी भयानक बीमारी, ये सब मिलकर वो बन गया जो आज है। मैं गलत थी, मैं तब बहुत छोटी थी। मैंने वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। और मैं ये भी गलत थी कि बरसों तक खुद को साबित करने में लगी रही, तुम्हारी तकलीफ को देख ही नहीं पाई। और ये जानकर भी कि सच क्या है, मैं सिर्फ खुद को सजा देती रही, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को भूल गई। तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं ताउम्र खुश रहूं। बहुत समय तक मुझे लगा कि ये मुमकिन ही नहीं है। तुम्हारे बिना मेरी खुशियां कहां से आती। वो रुक गई। बारिश उसके बालों से होकर गिर रही थी और उसके उन आंसुओं के साथ मिल गई जिन्हें वो अब रोक नहीं पा रही थी। पर अब मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए नियान और लकी फाउंडेशन का ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हारी तरह और भी बच्चों की मदद करूंगी। मैं कंपनी को अच्छे से चलाऊंगी और उसे ऐसा बनाऊंगी जो ज्यादा लोगों की मदद करे। मैं अब अपनी जिंदगी को वाकई अपनाना चाहती हूँ। तुम्हें भी, उस बच्चे के लिए भी आसान नहीं था। नियान, शायद मैं खुद को कभी पूरी तरह माफ न कर पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं खुद को अतीत में नहीं दफन करूंगी। मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को साथ रखकर जीऊंगी, वाकई जीऊंगी। शायद यही तुम मुझसे देखना चाहते थे, है ना? वो आगे झुकी और अपना माथा समाधि के ठंडे पत्थर पर टिका दिया, जैसे उसे उस तरफ से कुछ महसूस हो रहा हो। बारिश धीमी हो गई। सूरज की एक किरण बादलों को चीरती हुई बाहर निकली और कब्रिस्तान पर फैल गई, सफेद गुलबहार के फूलों को रोशन करती हुई, जो उसने अभी अभी कब्र पर रखे थे। पंखुड़ियों पर पड़ी बारिश की बूंदें रोशनी पकड़कर चमकने लगी। विन खड़ी हो गई। उसने आखिरी बार तस्वीर में अपने भाई के चेहरे को देखा, फिर वो मुड़ी और चल दी। उसके कदम अब उतने भारी नहीं थे जितने आते वक्त थे। धीमे थे पर स्थिर थे। कब्रिस्तान के किनारे लगे चीड़ के पेड़ों से होकर हवा गुजरी, एक धीमी सरसराहट के साथ, जैसे कोई आहो, जैसे आखिरकार कोई चीज छूट गई हो। ये वो जगह है जहां कहानी कुछ पल रुक सकती है, माफी के बारे में, मुक्ति के बारे में, और इस बारे में कि कैसे आप घावों से भरे होने के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। विन की जिंदगी आखिरकार अपने सबसे दर्दनाक अध्याय को पार कर चुकी थी और उसने अगला पन्ना लिखना शुरू कर दिया था। उस अगले अध्याय में अब भी गहरा सूनापन रहेगा, लेकिन शायद धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी उसकी अपनी शांत रोशनी भी आ ही जाएगी। विन की जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे बदलने लगी। वो अब भी व्यस्त थी, लेकिन वैसी आपाधापी में नहीं जो वास्तव में सजा और दिखावा थी। उसने थेरेपी लेना शुरू किया, अपने माता पिता की मौत के गम और उस अपराध बोध का सामना किया जो नियान के लिए जरूरत से ज्यादा सुरक्षा में बदल गया था, और फिर कुछ और भी बुरा हो गया था। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। रातों की नींद उड़ जाती और जज्बाती उतार चढ़ाव आते, पर वो टिकी रही। उसके और तुम्हारे बीच का रिश्ता एक नए दौर में प्रवेश कर गया। पुराना फोटो एल्बम और डायरी पाने के बाद उसने पहली बार खुद तुम्हें कॉल किया। समुद्र पार लंबी बातचीत हुई। उसने सारा जटिल इतिहास समझाने की कोशिश नहीं की। उसने बस शुक्रिया अदा किया, दिल से, उस हिस्से को दिखाने के लिए जो वो अपने बारे में भूल गई थी। उसने तुम्हें बताया कि वो उस दूरी और अनिश्चितता को समझती है जो तुमने महसूस की होगी, और उसने साफ कर दिया कि चाहे जो भी खून का रिश्ता हो, अब वो परिवार है। वो अब तुम्हारे साथ कुछ ठोस बनाना चाहती थी। अपना ख्याल रखना विन, फोन रखने से पहले तुमने धीमी आवाज में कहा। विन की अटूट प्रतिबद्धता और मजबूत नेतृत्व में नियान और लकी फाउंडेशन लगातार बढ़ता रहा। वो अब सिर्फ आर्थिक मदद से संतुष्ट नहीं थी। उसने पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाना शुरू किया जो जरूरतमंदों को थेरेपी और स्वास्थ्य सेवा दे सके। फाउंडेशन के वार्षिक समारोह में एक युवा लड़की जिसे फाउंडेशन ने मदद दी थी, उसने विन का हाथ पकड़ लिया। लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा था। सुश्री विन, शुक्रिया, आपने और नियान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। उस पल में विन के दिल में जो उठा वो सिर्फ आभार नहीं था, ये सुकून के करीब कुछ था, एक अजीब सी शांति, जैसे नियान की जिंदगी किसी और रूप में चल रही हो। वो अब भी कब्रिस्तान जाती है, पर सिर्फ दुखी होने के लिए नहीं। कभी कभी वो सूरजमुखी के फूल लाती है, नियान के पसंदीदा। कभी कभी वो बस शांति से बैठती है और उनसे बातें करती है। फाउंडेशन के बारे में अपडेट, ऑफिस के किसी मुश्किल दिन की शिकायतें, वैसे ही जैसे वो तब करती थी जब नियान वहां था। एक बार उसने लकी की छोटी समाधि के सामने एक नया खिलौना भी रखा। लकी, उसने धीरे से कहा, उसका ध्यान रखना। वक्त चलता रहा। 2 साल और बीत गए। एक बिजनेस फोरम के बाद एक शाम होटल की लॉबी में विन का सामना एक जाने पहचाने चेहरे से हुआ। रिपोर्टर लिन, वही शख्स जिसने पहली बार डायरी खोजी थी और वो लाइव स्ट्रीम होस्ट किया था, जिसने सब बदल दिया। वो अब मीडिया जगत में एक सम्मानित हस्ती था जिसकी कनपटी के बाल सफेद होने लगे थे। वो एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कुछ तलाशने वाली एक खामोशी थी। सीईओ विन, बहुत समय हो गया। विन ने सिर हिलाया। रिपोर्टर लिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो होटल के कैफे में साथ बैठ गए। कुछ औपचारिक बातों के बाद रिपोर्टर लिन हिचकिचाया, फिर पूछा, सीईओ विन, क्या आप ठीक हैं? ये बीते कुछ साल। विन धीरे धीरे अपनी कॉफी हिलाने लगी। उसकी नजर बाहर की व्यस्त सड़क पर थी। मैं ठीक तो नहीं कहूंगी, उसने धीरे से कहा, पर बुरा भी नहीं। मैंने खुद के साथ समझौता करना सीख लिया है। अतीत के साथ जीना, शायद बड़ा होना इसी को कहते हैं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी,
उस डायरी ने बहुत से लोगों को बदला, मुझे भी। इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और परिवार की अहमियत कितनी है। मैं लंबे समय से शुक्रिया कहने का सही मौका तलाश रही थी, और साथ ही मुझे खेद भी है। जिस तरह सच सामने आया उसके लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रिपोर्टर लिन ने कहा, आपने मुझे नियान की आखिरी आवाज दी। ये दर्दनाक था, लेकिन उस डायरी के बिना मैं शायद बाकी जिंदगी उस झूठ में बिता देता जो मैंने खुद के लिए बनाया था। ये तो उसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होती। उनके बीच एक खामोशी छा गई। फिर रिपोर्टर लिन ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपने ब्रीफकेस में हाथ डाला और एक हल्का सा पीला लिफाफा निकाला। उसने उसे टेबल पर विन की तरफ सरका दिया। विन ने उसे देखा। ये क्या है? जब हम नियान का सामान देख रहे थे, ये डायरी के साथ था। उस वक्त मुझे लगा ये सही समय नहीं था, तो मैंने इसे रख लिया। पर अब मुझे लगता है कि समय आ गया है। विन का दिल जोर से धड़का। उसने एक लंबी सांस ली और लिफाफा सावधानी से खोला। अंदर कोई पत्र नहीं था। ये एक चित्र था जो थोड़ा फीका पड़ गया था। कागज नोटबुक से फाड़ा गया था, किनारे टेढ़े मेढ़े थे। सीन को रंगीन पेंसिल से सावधानी से बनाया गया था। चमकदार नीला आसमान, गर्म धूप, हरी घास, एक छोटी लड़की पोनीटेल में और एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान। साफ तौर पर वो छोटी विन थी। एक छोटे लड़के नियान का हाथ थामे हुए, उसका दूसरा हाथ एक छोटे क्रीम रंग के कुत्ते को पकड़े हुए था। उनके पीछे मम्मी और पापा खड़े थे। उनके चेहरे खुशियों से भरे थे। ऊपरी बाएं कोने में कुछ कांपती हुई लेकिन सच्ची लिखावट थी, मेरा परिवार। लेखक नियान, विन के हमेशा खुश रहने की कामना। चित्र के पीछे एक और लाइन लिखी थी, छोटा और थोड़ा बिखरा हुआ। बाद में गहरे रंग की स्याही से लिखा गया, जीत मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आंसू फौरन जीत की आंखों में भर गए। वह मानो उसे देख पा रही थी। बीमारी से खोखला हो चुका वह लड़का अपने अंतिम दिनों में दर्द को सहते हुए कांपते हाथों से उस मिलन की लकीरें खींच रहा था जिसका उसे अरमान था, पर वो उसे कभी न मिल सका। इस चित्र में कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ प्यार और माफी है। जीत उस पतले कागज को ऐसे पकड़ती है जैसे वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज हो। एक आंसू उस चित्र पर गिरता है, वह फौरन अपनी उंगलियों से उसे पोंछ लेती है। उसे डर था कि कहीं उसके भाई की आखिरी निशानी धुंधली न पड़ जाए। उसने कभी मेरे बारे में सोचना बंद नहीं किया, जीत ने कहा, रिपोर्टर लिन से और खुद से। रिपोर्टर लिन ने सिर हिलाया, आंखें लाल थीं। बिना कुछ कहे उस रात जीत ने उस चित्र को फ्रेम करवा लिया। उसने उसे अपने स्टडी रूम में डायरी की प्रति के बगल में टांग दिया। वह उसके सामने बहुत देर तक खड़ी रही। आने वाले दिनों में जीत वही ताकतवर सीईओ जीत रही जो व्यापार की दुनिया को चलाती थी। वही नियन और लकी फाउंडेशन की शक्ति बनी रही। लेकिन उसके भीतर एक कोना हमेशा उस 18 साल के लड़के और उसके छोटे कुत्ते के लिए कोमल रहेगा। अब वह भूलने की कोशिश नहीं करती। उसने उन्हें यादों में साथ रखना चुना। वह उस भारी प्रेम के साथ दुनिया में चलती रही, वैसे जीने की कोशिश करती रही जैसा नियन उसे जीते हुए देखना चाहता था। और वह जानती थी जीवन में बारिश का मौसम फिर आ सकता है, लेकिन उसके दिल में उसने अपने और नियन के लिए एक पक्की गर्म पनाहगाह बना ली थी। कहानी का अंत साधारण मायनों में सुखद नहीं था, पर वह सच था और वह पूरा है अपने जख्मों के बावजूद। जीत का जीवन धीरे धीरे एक नए ढर्रे पर आ गया। मेरे परिवार नाम का वह चित्र उसके भीतर के सबसे ठंडे कोने में रोशनी की किरण जैसा था। यह दुख को मिटाता नहीं, पर खुद को दोषी मानने की तीखी कसक को कम कर देता था। वह समझ गई कि नियन उसके लिए सिर्फ दर्द और पछतावा नहीं छोड़ गया था, वह प्यार, शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम और उसकी दुआएं भी छोड़ गया था। यह समझ उसे आगे बढ़ने की असली ताकत देती है। वह सिर्फ काम ही नहीं, अपने जीवन को भी संवारने लगी। उसने दोबारा ऑयल पेंटिंग शुरू की जो उसे बचपन में बहुत पसंद थी। उसने वीकेंड क्लास ज्वाइन की। तारपीन की महक और कैनवास पर ब्रश का एहसास उसे वर्षों बाद मिली शांति जैसा था। वह परिदृश्य और निर्जीव चीजें बनाती, पर कभी लोग नहीं, कभी परिवार नहीं। वह चित सिर्फ नियन का है और वह उसे कभी दोबारा नहीं बनाना चाहेगी। तुम के साथ उसका रिश्ता स्वाभाविक होता गया। ग्रेजुएशन के बाद तुम घर वापस आ गया। उसने पारिवारिक कंपनी ज्वाइन नहीं की, उसने खुद ही एक टेक स्टार्टअप में नौकरी पाली। जीत इसका सम्मान करती है। जब वह करियर में मुश्किल दौर से गुजरता है तो वह उसे आदेश नहीं, नजरिया देती है जो सिर्फ अनुभव रखने वाला ही दे सकता है। वे कभी कभी साथ में खाना खाते हैं। वे काम और जिंदगी के बारे में बात करते हैं, एक सामान्य भाई बहन की तरह। एक शाम तुम अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलवाने लाया। लड़की घबराई हुई थी। जीत ने उसे प्यारी सी मुस्कान दी। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के प्रति सब्र रखना। उस पल उसे एक झलक मिली कि सब कैसा होता अगर नियन जीवित होता और वह एक बहन की तरह उनके साथ ऐसे ही रहती। नियन और लकी फाउंडेशन का दायरा बढ़ता गया। उन्होंने देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों के साथ साझेदारी शुरू की। लीवर कैंसर के लिए अर्ली स्क्रीनिंग और लक्षित थेरेपी रिसर्च को फंड करना शुरू किया। जीत अब सिर्फ एक दानदाता नहीं थी, वह खुद प्रोजेक्ट चर्चाओं में बैठती, एक ऐसे व्यक्ति का नजरिया रखती जिसने इस बीमारी में परिवार खोया हो। ऐसा नजरिया जो कोई लैब रिसर्चर नहीं रख सकता। एक प्रोजेक्ट रिव्यू में एक युवा रिसर्चर ने नई जांच विधि पेश की। उसने कहा यह नई विधि लीवर कैंसर का पता लगाने की दर को 30% तक बढ़ा सकती है। जीत ने सुना और उसकी आंखें भर आईं।
वह सोचती है कि जब पता चला तो नियन आखिरी स्टेज पर था। उसने अपनी हथेली को जांघ पर जोर से दबाया, भावनाओं को काबू में करते हुए। काश काश जल्दी पता चलने का मौका होता। रिसर्च को फंडिंग के लिए उसकी प्रतिबद्धता और गहरी होती गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, जब तक कि एक पतझड़ की दोपहर उसे केयर फैसिलिटी से एक कॉल नहीं आया। तुम के बारे में नहीं, सनी के बारे में। मिस सनी बेहोश हो गई हैं। वह वर्षों से बहुत काम कर रही थी और उसका शरीर जवाब दे गया, स्थिति नाजुक है, वह तुम्हें बुला रही है। जीत ने तुरंत अपना शेड्यूल खाली किया और छोटे शहर के लिए रवाना हो गई। अस्पताल के कमरे में एंटीसेप्टिक की महक घुली हुई थी। सनी जीत की यादों से कहीं ज्यादा दुबली थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन आंखें अभी भी साफ और जिद्दी थीं। सनी ने ऊपर देखा और जीत को देखकर एक कमजोर मुस्कान दी। सीईओ जीत, आप आईं। जीत बेड के किनारे बैठी और सनी का दुबला हाथ धीरे से थाम लिया। मुझे सीईओ जीत मत कहो, सिर्फ जीत। सनी ने सिर हिलाया सांस लेते हुए। पुरानी आदत, और आप वाकई सीईओ जीत हैं। वह रुकी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। कुछ ऐसा है जो मैं बहुत समय से सोच रही थी। मुझे लगता है आपको यह सुनना चाहिए। जीत का सीना जकड़ गया। मुझे बताओ। सनी की नजरें खिड़की की तरफ मुड़ गईं, जैसे वह यादों में खो रही हो। नियन के जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा था, डायरी में नहीं। उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी, दर्द बहुत था और वह होश हवास में नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर कभी जीत को पता चले तो उसे मेरी तरफ से यह बता देना। सनी रुकी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। जीत पानी की तरफ बढ़ी। सनी ने मना कर दिया, उसे बात पूरी करनी थी। उसने कहा, उसे बताना, ज्यादा दिन शोक मत मनाना, किसी को ढूंढ लेना, उसे वैसे अकेला मत छोड़ना जैसे मम्मी और पापा ने छोड़ा था, और सुनिश्चित करना कि वह रोज गर्म खाना खाए। सनी की आवाज हर शब्द के साथ धीमी होती गई। आखिरी शब्द बस एक फुसफुसाहट थे। जीत की आंखों से बेआवाज आंसू गिरने लगे। ज्यादा दिन शोक मत मनाना, किसी को ढूंढ लेना, रोज गर्म खाना खाना, यही उसकी आखिरी फिक्र थी। जीत ने सनी के हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी आवाज फटने लगी। वह नादान बच्चा, उसने तुम्हें कभी किसी बात का दोषी नहीं माना। वह हमेशा कहता था कि उसकी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। कुछ दिनों बाद सनी शांति से चल बसी। जीत ने उसे नियन की कब्र के बगल में दफनाया और स्विम नाव के फूलों का गुलदस्ता रखा। वह खान पान को गंभीरता से लेने लगी। उसने अपने लिए खाना बनाने वाला रखा, घर जैसा खाना, धीरे पके हुए सूप। वह खुद भी थोड़ा बहुत खाना बनाने लगी। रसोई की गर्माहट ने उसके भीतर कुछ शांत किया। एक शाम तुमका कॉल आया, प्रोजेक्ट सफल रहा। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। जीत ने सुना और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह स्टडी में गई और मेरे परिवार को देखा। इस बार आंखों में आंसू नहीं थे। इसके बजाय उसने एक शांत वादा किया, मैं अच्छे से रहूंगी, मैं तुम्हारे प्यार को साथ लेकर चलूंगी। वह आज भी कब्रिस्तान जाती है, पर अब पुराने दोस्तों से मिलने जैसा लगता है। वह थर्मस में चाय ले जाती है और खबरें सुनाती है। वह चित्र बेडरूम में चला गया, याद दिलाने के लिए कि प्यार अब भी वही है। नियन और लकी फाउंडेशन ने लाखों समर्थकों को एक साथ जोड़ा। अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम जान बचाते हैं। हर बार जब वह ऐसी खबर सुनती है तो उसके सीने का पछतावा थोड़ा और हल्का हो जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय चैरिटी फोरम में किसी ने कहा कि नियन और लकी फाउंडेशन में एक पूर्वी दर्शन है कि जो चले गए उन्हें याद करना ही जिंदगी की कद्र करना सिखाता है। जीत मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान। यह वह रास्ता बन गया जिस पर मैं चलती हूँ। तुमका प्रोजेक्ट सफल हुआ। उसने टेक वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। वह अपनी गर्लफ्रेंड विवियन को जीत से मिलवाने लाया। विवियन ने ब्रेज पोर्क बनाया जिसमें उनकी माँ की रेसिपी की गूंज थी। जीत के सीने में कुछ गर्म सा एहसास हुआ। 10 साल गुजर गए। जीत की कनपटियों पर चांदी सी लकीरें उभर आईं। उसकी नजरें शांत और गहरी हो गईं। वह दैनिक कामों से पीछे हट गई, रणनीति और फाउंडेशन पर ध्यान देने लगी। उसने अपने बगीचे को सूरजमुखी और सफेद गुलदाउदी से भर दिया। एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर ने उससे संपर्क किया जो नियन और लकी फाउंडेशन की कहानी कहना चाहता था। जीत ने सोचा और मान गई, एक शर्त पर, कहानी ईमानदार होनी चाहिए। फोकस फाउंडेशन के काम पर हो, न कि उसकी निजी कहानी पर। कैमरे पर वह संयमित और सटीक थी। जब डायरेक्टर ने पूछा, आप उस अंधेरे से बाहर कैसे आईं? उसने सिर हिलाया, बाहर नहीं, मैंने इसे ढोना सीख लिया। हम जिन्हें प्यार करते हैं वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। नियन और लकी फाउंडेशन उस प्यार को आगे ले जाने और दुख को और अधिक जीवन में बदलने के बारे में है। डॉक्यूमेंट्री ने गहरा और अमिट प्रभाव छोड़ा। उसकी कहानी टूटने के बाद फिर से खड़े होने का आदर्श बन गई। तुम की शादी में वह वेदी पर खड़े जोड़े को देखती रही, फिर वह उस खाली कुर्सी की ओर मुड़ी जो उसने नियन के लिए छोड़ी थी। कुछ लोग यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकते, उसने धीरे से कहा, लेकिन वे हमारे लिए यकीनन खुश हैं। खुश रहना। जब जीत छोटी क्वीन को अपनी बाहों में लेकर दादी जैसा प्यार करती है। बच्चे की आंखें उसकी यादों वाले नियन जैसी दिखती हैं। वह स्ट्रॉलर को सूरजमुखी के बीच ले जाती है। यह तुम्हारे ग्रेट अंकल नियन है और यह लकी है। वे दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जब क्वीन 3 साल की होती है तो वह दादी जीत को साफ मीठी आवाज में बुलाती है जो जीत के दिल में धूप की तरह उतरती है। जीत क्वीन को परियों की कहानियां पढ़कर सुनाने लगी। हालांकि वह कभी उस भारी नाम को बच्चे के सामने जोर से नहीं लेती। पारिवारिक कंपनी एक इंडस्ट्री बेंचमार्क बन गई। नियन और लकी फाउंडेशन आगे बढ़ता और फलता फूलता रहा।
जीत और पीछे हट गई, अपने बगीचे की देखभाल करने लगी, फूलों को खिलते और गिरते देखने लगी। एक रात क्विन ने आसमान के सबसे चमकीले तारे की तरफ इशारा किया। दादी जीत, वो तारा कितना चमक रहा है। जीत ने धीरे से कहा, शायद वो तुम्हारे ग्रेट अंकल हैं जो हम पर नजर रख रहे हैं। जीत के 70वें जन्मदिन पर तुमने उसे हाथ से बना फोटो एल्बम भेंट किया। पहला पन्ना मेरे परिवार के चित्र के नाम है। क्विन की सुंदर लिखावट में साथ लिखा था, ग्रेट ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडमा, ग्रेट अंकल नियन, लकी और हम। आखिरी कुछ पन्ने खाली थे। एक नोट लिखा था, आने वाले दिनों को हम साथ में भरेंगे। जीत ने तस्वीरों पर अपनी उंगलियां फेरी। उसकी आंखें नम थीं, पर वह मुस्कुरा रही थी। यह तोहफा उसे बताता है, नियन को कभी नहीं भुलाया गया। वह इस परिवार की यादों में गर्मजोशी से बुना जा चुका है। अंतिम वर्षों में उसने पुरानी चीजों को छांटा, हर चीज को सावधानी से लेबल किया, ताकि क्विन को पता रहे कि परिवार कहां से आया है। अंत में वह सीईओ जिसने अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर दिया, शांति से चल बसी। उसके आखिरी शब्द आंसुओं के बीच थे, मम्मी, पापा, नियन, तुम लोग मेरे पास आए हो। मुझे माफ करना, मैंने नियन की देखभाल वैसे नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। कमरे में मौजूद किसी ने बूढ़ी महिला को उस तरह रोते नहीं देखा था, पर जब वह गई, सीईओ जीत को शांति मिली। उसके चेहरे पर उस बच्चे की संतुष्ट मुस्कान थी जो आखिरकार घर लौट आया हो।